आप सिंह कुमाई जी सामाजिक कार्यकर्ता या समाज सेवी तो बहुत बढ़िया हैं, पर नेता नहीं बन पाए। कांग्रेस के कई लोग छोड़ करके बीजेपी में आए। बिल्कुल। उनके जो चेले चपाटे थे वो टोटल सब आ गए। इसके चुनाव से पहले आप उस चीज मैं वो पूरा खुलासा करूंगा कि मेरे साथ वादे इन्होंने अपने आप टिकट तो मुझे इसलिए नहीं मिल सकता था कि यहाँ के जो विधायक जी थे वो मुझे नहीं चाहते थे। किसी का भाई मरा है और वहाँ पर ये आते हैं और हुडर बजा करके आते हैं। कल के दिन हो सके कि मैं इसके खिलाफ कहीं एफआईआर भी करवा दूँ। पंकज अम्बेडकर कहता है कि भारत का हिंदू नामक आतंकी गिरोह मनुवादी ब्राह्मण राजपूत समुदाय के लोग, तो लड़की ने एक को बुलाया, दो क्यों गए? ये छुआछूत की भावना तो उनके पास है। जो आदमी जिस आदमी के अंदर ज्ञान है वो तो छुआछूत का तो कहीं मामला है। इस आदमी को ये बताना पड़ेगा कि हमारे खाते में पाकिस्तान के किस व्यक्ति ने फंडिंग, यहाँ हमें जूता मारने के लिए आ रहे हैं। ये इनके बयान है। अनुसूचित जाति का मेरा भाई है, हमने कभी उनके आरक्षण के विरोध में नहीं कहा। जो भीम आर्मी के जो लोग हैं ये हमारे लोगों को गलत तरीके से भगला रहे हैं। मिशनरियों का जो धर्म परिवर्तन का जो मुद्दा आपका काफ़ी टाइम से उसको उठाते हैं, हमने घनसाली तक में देखा आपको उसको उठाते हुए। पुरवाल लोग मिशनरियों के नाम जो उस ज़मीन की रजिस्ट्री कर देते हैं। मिशनरियों का कि ज़मीन कब्जा करो और ज़मीन कब्जा करने के बाद जो है तो इनका धर्म परिवर्तन कर। हमारे पड़ोस में ही ये ज़मीन लेते हैं और वहीं ये जिहाद फैलाना शुरू कर देते हैं। नमस्कार, मैं हूं दिवाकर भट्ट। 12 मास पॉडकास्ट देख रहे हैं आप। पॉडकास्ट की सीरीज़ में आज के जो हमारे मेहमान हैं वो एक ख़ास शख्सियत हैं। उनका परिचय करवाऊँ आपसे। वो टिहरी जनपद के भाजपा के बहुत पुराने नेताओं में से एक हैं और वो उस दौर के नेता हैं जब भाजपा का जनाधार बहुत कम हुआ करता था। उस दौर से भाजपा के साथ जुड़े हुए जाखणीधार ब्लॉक के पूर्व कनिष्ठ उप प्रमुख और जिनको कि आम लोग जो हैं एक बौद्धिक और तार्किक क्षमता का धनी व्यक्ति मानते हैं, ऐसे साप सिंह कुमाई जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे पॉडकास्ट में। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का और जो व्यक्ति जो हैं इस चैनल को देखते हैं, इसको लाइक करते हैं और समझते हैं, सुनते हैं, उन लोगों को भी मैं नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। कुमाई जी, शुरुआत जैसे कि मैंने बताया अपने दर्शकों को कि आप उस दौर के भाजपा के नेता हैं कि जब जो है लोग भाजपा से बहुत कम जुड़ते थे, भाजपा का इतना बड़ा जनाधार नहीं हुआ करता था। तो थोड़ा सा ये जानना चाहेंगे हम कि आपका कब भाजपा से जुड़ाव हुआ और क्या कारण रहे कि जो आप भाजपा से जुड़े और आज तक भाजपा के साथ जुड़े हुए हैं। दरअसल में आपका तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस लायक समझा। मैं दरअसल में अपने को कभी भाजपा का नेता नहीं मानता हूं और न मैं भाजपा का नेता हूं। मैं एक भाजपा का छोटा सा कार्यकर्ता हूं और एक भाजपा का छोटा सा सिपाही हूं। बस इतना ही मेरा परिचय है। और अब मैं जहां तक बात रही तो मेरी उम्र भी शायद उस समय 1991 के करीबन लगभग जो है वैसे 21 साल के करीबन रही होगी। उसी समय मैंने पहला वोट किया होगा। उसके बाद तो मैं भारतीय जनता पार्टी में अपने जो हमारे बड़े लीडर हुआ करते थे माननीय आडवाणी जी और हमारे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनकी नीतियों के कारण यहाँ इस क्षेत्र में उस समय हमारे लाखीराम जोशी जी हुआ करते थे और राजनीति के उस समय मेरे गुरु भी हैं। उन्हीं से हमने राजनीति सीखी है। तो उस समय दरअसल में जब हम लोग गांव में जाते थे कि हम भाजपा के लोग हैं तो लोग मजाक उड़ाते थे। मेरे साथ जब हम चलते थे तो एक धर्म सिंह महर जी थे, वो हमारे बड़े भाई थे, हमसे भी सीनियर पार्टी में थे। तो जब हम लोग चलते थे तो लोग हमारी हंसी उड़ाते थे कि ये 2, 3 या 4 लोग ही जो बहुत पुराने लोग और अन्य लोग भी हमारे अन्य कार्यकर्ता भी हैं जो हमसे भी सीनियर हैं, लेकिन बहुत कम मात्रा में हम लोग थे। तो धीरे धीरे हम लोग जनता के बीच में गए, जनता के सुख दुख में उनका साथ दिया। तो धीरे धीरे उनको भी ये लगने लगा कि ये लोग
शायद हमारे सुख दुख में काम आ रहे हैं। कुमाई जी, 91 के दौर की आपने बात करी कि 91 के आसपास आपने जो है पार्टी ज्वाइन करी थी, और उस समय में जो है लाखीराम जोशी जी, उस समय में टिहरी जनपद में 2 ही विधानसभाएं हुआ करती थी, टिहरी और देवप्रयाग, और लाखीराम जोशी जी ने लंबे समय तक प्रतिनिधित्व करा, उनके साथ आपने काम किया। 2003 में जो है आप अपने यहाँ से क्षेत्र पंचायत चुन के आते हैं और जाखनीधार विकास खंड में आप कनिष्ठ प्रमुख निर्वाचित होते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि आप 2003 में कनिष्ठ प्रमुख निर्वाचित हो जाते हैं, पर उसके बाद पार्टी आपको कोई बड़ा मौका नहीं देती है उस दौर के नेता को, और इसलिए लोगों का ये कहना होता है कि साहब सिंह कुमाई जी सामाजिक कार्यकर्ता या समाज सेवी तो बहुत बढ़िया हैं, पर नेता नहीं बन पाए। दरअसल में मैं आपको एक चीज़ बता दूं, उस समय का जो दौर था, मैंने कभी पार्टी में कोई चाहत ऐसी नहीं रखी कि पार्टी मुझे कहीं टिकट दे या कुछ दे। मैं केवल ये चाहता था, उस समय जब भी बात होती थी तो मैं कहीं पे बात आती थी कि जैसे कहीं पे मंडल अध्यक्ष की बात आई कि आपको बनाते हैं, कुछ करते हैं, तो मैं ये कहता था कि मैं तो पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ और निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ, ऐसा करो फलाने व्यक्ति को बना दो। तो ऐसा हुआ, जिस समय हमारे यहाँ धर्म सिंह भाई को मंडल अध्यक्ष बनाया गया, उस समय जो है तो पूरा ये था कि साहब सिंह कुमाई को मंडल अध्यक्ष बनाया जाए, लेकिन मैंने कहा मैं तो पार्टी का आदमी हूँ, धर्म सिंह भाई भी पार्टी का आदमी, मेरे से भी बहुत जानकार व्यक्ति था, मेरे से पुराना व्यक्ति था। तो उस समय ये हुआ था कि 2002 में जब जो है तो विधानसभा का जब चुनाव हुआ था, तो गुड्डू भाई यहाँ पे चुनाव लड़े थे, तो हमें धार मंडल में विशेष करके, रैका में विशेष करके, और ढूंगमंदार में तो कम था इतना, लेकिन वहाँ पे धार मंडल में तो हमें कोई कार्यकर्ता नहीं मिला। ऐसी स्थिति वहाँ पर हो गई थी, भाजपा की ऐसी स्थिति हो गई थी वहाँ पे। तो इस वजह से पार्टी ने ये कहा कि इस समय हम मंडल अध्यक्ष देंगे अपना धार मंडल और ढूंगमंदार में, कि ताकि ये लोग पार्टी को मजबूती दे सकें। और उसके बाद जो है तो सौभाग्य ऐसा रहा कि उन्हीं के नेतृत्व में वहाँ प्रताप नगर में अपने रतन सिंह पंवार जी थे मंडल अध्यक्ष भाजपा के, और यहाँ धर्म सिंह भाई थे। और उसी समय ऐसा सौभाग्य रहा कि अपने जो बहुत ही वरिष्ठ और माने जाने व्यक्ति हैं और जिनका प्रभाव आज भी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल श्रीमान भगत सिंह कोश्यारी जी, उनके नेतृत्व मदन नेगी आयर वहाँ जो है तो गुड्डू भाई ने ज्वाइनिंग की, और उसके बाद जो है तो लगातार 2 बार उन्होंने जीत हासिल की। तो कभी ये मौका भी आता है कि पार्टी में, लेकिन हमने कभी भी ये चाहत नहीं रखी, क्योंकि दरअसल में मेरा आज भी ये रहा कि मैं चुनाव लड़ने पे इतना विश्वास नहीं करता हूँ और इतना महत्व नहीं देता हूँ जितना मुझे समाज सेवा करने में आनंद आता है। अभी ये लगा लो कि मैं 2 दिन के लिए कुमाऊँ गया था, किसी ऐसे काम से गया था, लेकिन मेरी एक आदत है कि जगह जगह में, जैसे लोग करते हैं कि फ़ोटो शूट करते हैं, तो मैं ये नहीं करता हूँ, जगह जगह नहीं करता हूँ। आवश्यक चीज़ें अगर मुझे कहीं दिखती है, जनता के हित में कोई चीज़ दिखती है, तो मैं वहाँ पर एक हल्का सा वीडियो बना लेता हूँ। और दरअसल में जो आज दर्शकगण देख रहे हैं, मेरा कोई चैनल भी नहीं है, मैं ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हूँ कि छोटे छोटे चैनल बना करके और कहीं उसकी मुझे लालसा हो, ऐसा मुझे कुछ नहीं है। जनहित के लिए जो मैं कार्य करता हूँ वो केवल जनहित के लिए कार्य करता हूँ, इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ा। पार्टी ने मुझे बहुत बड़ा मौका दिया और मैं पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूं, लेकिन मेरी कमी रही कि मैं जनता से जुड़ा हुआ रहा। अभी आपने देखा होगा कि जब हमारा यहाँ टिहरी बांध के कारण रहा, तो टिहरी बांध के कारण भिलंगना नदी पे मैंने लकड़ियों के 3 पुल बनाए। अच्छा। और जिसकी सरकार से मैंने कोई सहायता नहीं ली। अच्छा, व्यक्तिगत? हाँ, व्यक्तिगत बनाए मैंने 3 पुल। और यहाँ पर इतना भी है कि जो अपने सब लोग वन विभाग वगैरह के लोग, तो उन्होंने भी मदद की, ऐसी मदद की, उन्होंने भी कहीं ये नहीं कहा कि आप क्यों कर रहे हैं। तो हमने वहाँ पे लकड़ियों के जो पुल बनाए अपने पैसों से बनाए। आपने देखा होगा 2013 की आपदा में सिंदुल का पुल बह गया था, वहाँ पर सारे लोगों ने हाथ खड़े कर दिए थे उस समय, जबकि जो है तो सरकार शायद कांग्रेस की हुआ करती थी। तो ये हो गया था कि हमारे लोग, होता ही है सरकार का, जिसकी सरकार का उसके आदमी। तो वहाँ बाद में जो है तो उनका अधिकारियों का फ़ोन आता है, हमारे पास मशीनें ट्रक थी कि कुमाई जी तुम इसको कर लो।
तो वहाँ पे जब मैंने जो है तो अपने ट्रक और मशीन भेजी, तो जिस आदमी को कहा गया था कि कर ले भाई जो भी होगा, उस आदमी को जब उसमें काम में नुकसान हो गया, उसने कहा भाई मैं न तो तेरी मशीन के पैसे दे सकता हूँ, न मैं डंपर के पैसे दे सकता हूँ, इतना है मैं केवल तेल के पैसे दे सकता हूँ। तो मैंने कहा चल कोई दिक्कत नहीं है, आप तेल के पैसे दे रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। उस पर वहाँ पे वैकल्पिक व्यवस्था के लिए, सिंदुल में वैकल्पिक व्यवस्था के लिए सबसे पहले हमने जो है तो वहाँ पे पाइप लगाई, और पाइप लगाए, घनसाली से वेल्डिंग वाला गया, उस पर वेल्डिंग करवाया, तो वेल्डिंग करवा के वो वैकल्पिक व्यवस्था लगाई, जब तक जो है नीचे से पुल बनता है लोगों की वैकल्पिक व्यवस्था लगाई। और वहाँ पे कुछ लोग जो थे उन्होंने बहुत विवाद किया कि यहाँ पे ट्रक नहीं आने चाहिए, यहाँ पे वो नहीं आने चाहिए, तो सारे यहाँ से प्रशासन गया, सब कुछ वहाँ पर गया। तो फिर हमने प्रशासन को कहा कि एक एक पत्थर अगर दूर से आएगा, इस पुल को बनने में 6 महीने लग जाएंगे, और प्रताप नगर का जो हमारा ये जनमानस है ये भूखा मरने की कगार पे आ जाएगा, क्योंकि लोड ट्रक हमारे यहीं से जाते हैं। तो शायद वो पुल हमारा बन करके 23 दिन में तैयार हो गया था। लेकिन हम कभी भी इस मामले को कभी हाईलाइट नहीं करते हैं, जनता के बीच में नहीं ले जाते हैं कि हमने ऐसा किया वैसा किया, क्योंकि हमने जो कर दिया वो जनता भी देख रही है और परमात्मा देख रहा है, इसलिए ज़्यादा इसको कहीं हम हाईलाइट नहीं करते हैं। एक छोटी सी क्वेरी है मेरी। कई लोग बोलते हैं कि साहब सिंह कुमाई का अति समाज सेवी बनना और बेबाक बोलना वही साहब सिंह कुमाई जी के लिए जो है घातक बनता है। क्या यह है? क्योंकि आप हर मुद्दे पर टिप्पणी करते हैं और जो जनहित का मुद्दा होता है उसमें आप फ्रंट लाइन में रहते हैं, ये हमने कई मौक़ों पर देखा है। दरअसल मैं आपको भटजी एक बात बता दूं, झूठ तो आप जितना फैलाएंगे फैला देंगे, सच बोलने के लिए हिम्मत चाहिए। और मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ, न तो मुझे जेल जाने का डर रहता है, न मुझे मरने का भय है। तो इसलिए मैं जो मुझे लगता है कि इस व्यक्ति के साथ अगर अन्याय हो रहा है, ये व्यक्ति गलत है, वहाँ मैं खुल करके आगे आ जाता हूँ कि भाई इस व्यक्ति के साथ गलत हो रहा है या जो भी बातें गलत हो रहा है। तो यही मेरा कारण है। और वो आपने कहा, दरअसल में आपने कुछ बातें कही कि आगे नहीं बढ़ पाए। मैं एक पार्टी की विचारधारा से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ और मैंने आज तक चमचागिरी नहीं की, मैंने चमचागिरी नहीं की और किसी व्यक्ति की परिक्रमा नहीं की। तो यदि अगर मैं चमचागिरी करता, परिक्रमा करता तो मैं आगे बढ़ जाता, लेकिन मैं पार्टी का आदमी हूँ, मैं किसी व्यक्ति का आदमी नहीं हूँ। और आज पार्टी में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो व्यक्ति के आदमी हैं, वो पार्टी से मतलब नहीं है उनको। यदि अगर उनका नेता कहीं जाएगा वो वहीं आ जाएंगे। अभी आपने देखा होगा, मैं क्या टिप्पणी करूँ लेकिन बोलना भी पड़ेगा मुझे, आपने देखा होगा कि कांग्रेस के कई लोग छोड़ करके बीजेपी में आए, उनके जो चेले चपाटे थे वो टोटल सब आ गए। बिल्कुल। और उसके बाद आपने देखा होगा कि कांग्रेस का एक बहुत बड़ा चेहरा है और अनुसूचित जाति का व्यक्ति है, बहुत बड़ा चेहरा है, बहुत बड़ा अच्छा नाम है और अच्छे व्यक्ति भी हैं। वो भारतीय जनता पार्टी में दोनों बाप बेटे आ गए, उन्होंने झोला उठाया, दोनों बाप बेटे आ गए। 2017 के चुनाव में 2017 के चुनाव में दोनों बाप बेटे आ गए। पार्टी ने दोनों व्यक्तियों को चुनाव दिया, भाजपा से दोनों व्यक्ति चुनाव लड़े। और यहाँ पर हमारे जो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उस समय के, वर्तमान के, श्रीमान त्रिवेंद्र सिंह रावत जी बहुत ही अपनी बातों के बेबाक जाने जाते हैं और ईमानदारी के साथ जो उन्होंने काम किया, उन्होंने यहाँ पर ऐसा कर दिया, बहुत अच्छे ढंग से अपना जो शासन था वो चलाया। और इनको लगा कि शायद अब हमारी यहाँ चलने वाली नहीं है, दाल गलने वाली नहीं है, जैसा जो भी होता था ये मैं नहीं बताऊंगा। तो दोनों बाप बेटे यहाँ से चले गए। तो राजनीति में आखिर रहा क्या? हमने तो आज ये कहा कि हम तो एक भारतीय जनता पार्टी के वोटर हैं और जब तक रहेंगे तब तक अपना वोट बीजेपी को देंगे, लेकिन दल बदल नहीं करेंगे। लेकिन इनका क्या रहा? अभी आप वहीं देख लो, अपने श्रीमान डॉक्टर हरक सिंह रावत जी बीजेपी में आते हैं तो बीजेपी का गुणगान करते हैं, कांग्रेस में जाते हैं कांग्रेस का गुणगान करते हैं। ऐसे लोगों को, पब्लिक को नकार देना चाहिए। जो दल बदल की राजनीति करता है ऐसे लोगों को, इनको नकार देना चाहिए। ऐसे लोगों को बिल्कुल आगे नहीं आना चाहिए। आपको इंटरप्ट करूंगा, इसमें गलतियां तो दोनों दलों की है ना। दल इनको ला रहे हैं,
एक इस दल से दूसरे दल में जा रहा है। गलतियां तो दलों की भी है, कहीं ना कहीं जो पार्टियां हैं वो भी विचारधारा जिसकी आप बात कर रहे हैं, आप जैसे लोग, काफ़ी लोग हैं जो पुराने लोग हैं, तो इस चीज़ को आपकी पार्टियां तो नहीं मान रही ना। उनको केवल एक जीतने का वाला फैक्टर दिख रहा है कि ये व्यक्ति जीत सकता है और उसको जो है लाके टिकट दे देते हैं। अब मैंने आपको एक चीज़ बताया, एक ज़माना वो था कि जब अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये कहा था, एक वोट से जब सरकार गिरी थी तो उन्होंने कहा था कि यदि अगर खरीद फरोख्त की कहीं बात आती है तो ऐसी राजनीति को मैं चिमटे से भी पकड़ना पसंद नहीं करूंगा। तो हम तो उन लोगों से प्रेरणा ले रखी है, हमारा राजनीति से कोई ऐसा कोई मतलब नहीं है। हमारा ये है कि खाना तो हमने 2 टाइम का रोटी है, तो हमारा ये रहता है कि हम तो अपना जीवन इस प्रकार चलाएंगे। लेकिन अब मैंने आपको अभी एक चीज़ बताई थी कि हाँ, व्यक्ति विशेष हो गया है पार्टियों में, व्यक्ति विशेष हो गया है कि ये कांग्रेस में है, मान ले जा मैं बीजेपी में हूँ तो मेरे कुछ लोग कांग्रेस में हैं, तो व्यक्ति विशेष हो गया कि उसको मैं अब कांग्रेस से यहाँ लाता हूँ। लेकिन आज मैं इन पार्टियों को ये बता दूँ कि कोई भी व्यक्ति, हमारी विचारधारा आज भारतीय जनता पार्टी की है, हम यदि कांग्रेस में चले जाएंगे ना वो हमको पचा पाएंगे, ना हमारा उनके साथ तालमेल बन पाएगा। इसलिए मैं आज बीजेपी को हो या कोई हो, मैं तो बीजेपी को बोल सकता हूँ, इनको अपने कार्यकर्ताओं पे विश्वास रखना चाहिए, जिस कार्यकर्ता की बदौलत ये विधायक बनते हैं, मंत्री बनते हैं, और उस कार्यकर्ता को यदि ये मजबूत करेंगे तो आज मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यकर्ता यदि अगर चुनाव लड़ेगा, जो भारतीय जनता पार्टी का मूल कार्यकर्ता है, वो चुनाव लड़ेगा तो वो चुनाव जीत जाएगा पार्टी की बदौलत, क्योंकि संगठन बीजेपी का बहुत मजबूत है। और आज हो क्या गया कि दरअसल में मैं कुछ देखता हूँ कि जो लोग अन्य पार्टियों से आए हैं तो उन पे भी कई प्रकार के दाग हैं। अब होता क्या है कि पार्टी उनको थोड़ा मॉनिटरिंग नहीं कर पा रही है, और करना चाहिए। इस वीडियो के माध्यम में से मैं अपने संगठन को तो यही बोलूँगा कि यदि हम किसी व्यक्ति को यदि पार्टी में सम्मिलित करते हैं, लोकतंत्र है, कोई कहीं भी जा सकता है, तो उसका बैकग्राउंड देखा जाए पहले कि इसका बैकग्राउंड क्या है, कहीं कोई अपराधी तो नहीं है जिससे पार्टी की छवि खराब हो रही है। हम किसी व्यक्ति को अगर पद दे रहे हैं, पार्टी में पद दे रहे हैं, तो इसका कोई अपराधी वो तो रिकॉर्ड तो नहीं है पीछे का, या ये जो है तो कहीं गलत गतिविधियों में लिप्त तो नहीं है। उससे होता क्या है कि पार्टी की छवि, करता तो गलत काम मैं हूँ और छवि होती है खराब पार्टी की, तो ये सब पार्टी को देखना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा इसके लिए। अब कुमाई जी आगे बढ़ते हैं। 2018 के निकाय चुनाव होते हैं और कुमाई जी जो है नगर पंचायत घनसाली में चुनाव लड़ते हैं। बहुत अच्छा चुनाव लड़ते हैं और शायद एक वोट से ही पराजित हो जाते हैं। और उस टाइम ये माहौल था कि कुमाई जी जो है सीट निकाल रहे हैं, वो हुआ। उसके बाद जो अगला 25 का जो निकाय चुनाव आता है, उसमें आप पार्टी से दावेदारी करते हैं, पार्टी आपको जो है टिकट नहीं देती है और आप जो है निर्दलीय जो है ताल ठोक देते हैं। और अंतिम समय में, अंतिम दिन जो है आप जो है विड्रॉल कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो आपके कार्यकर्ता, आपके सपोर्टर लोग थे, आपके समर्थक लोग थे, उनमें एक भ्रम की स्थिति पैदा हुई। एक तो ये चीज़ हुई, और दूसरा ये हुआ कि कुछ लोगों ने ये कहा कि जो है पार्टी ने मनाया कुमाई जी को, और पार्टी ने जो है अपने बड़े बड़े नेताओं को भेजा और आपके साथ बैठ के और आपसे कुछ वादे किए गए। तो इसमें वास्तविकता क्या है, और यदि वादे किए गए थे तो वो वादे पूरे हुए हैं? दरअसल में सबसे पहले तो मैं यहाँ जो ये हमारा जो घनसाली का शहर है, मैं यहाँ का एक व्यापारी हूँ, और व्यापारी के साथ साथ होने के खातिर ये जो घनसाली विधानसभा है, यहाँ हमारी ये घनसाली में तहसील है, विकास खंड हमारा टिहरी विधानसभा में है, और विधानसभा हमारी प्रतापनगर है। तीनों जगह हम लोग कवर हैं। अब 2018 में जो मैं यहाँ पे चुनाव लड़ा, तो मैंने उस समय मेरी गलती है, मैंने
पार्टी के अंदर दावेदारी नहीं की, मेरी गलती है। और अचानक ही यहाँ जो हमारे दुकानदार हैं, जो मेरे चाहने वाले थे, उन्होंने कहा कि नहीं आपको चुनाव लड़ना है। तो मैं चुनाव लड़ा। तो उस समय हुआ ये कि जो भी एक वोट का जो अंतर रहा, तो उसमें दरअसल में अब जो भी हुआ, अब बोलने वाली तो कुछ बात नहीं है। एक वोट से हराया गया तो 5 साल तक हमारा उसमें भी जो पिटिशन लगाई थी उसमें चला। तो अब कोर्ट की प्रक्रिया तो आप जानते हैं, कोर्ट में इतने सारे पेंडिंग मामले पड़े हैं कि नंबर ही नहीं आता। तो 5 साल तो हम लोगों ने वहाँ भी बर्बाद किया। उसके बाद अब बारी जो आपने बताई कि अभी वर्तमान के जो चुनाव हुए जी 2024 में, उसमें मैंने अपनी प्रबल दावेदारी की। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताता हूँ कि मेरे प्रिय मित्र हैं, मेरे बड़े भाई भी हैं, जो अपने प्रदेश के अध्यक्ष हैं, राज्यसभा सांसद हैं, भट्ट जी। तो भट्ट जी हैं तो बहुत अच्छे आदमी हैं, मेरे दोस्त भी हैं, बचपन से हम लोग इकट्ठे रहे ऋषिकेश में भी। बहुत अच्छे सज्जन व्यक्ति हैं। और मुझे बड़ी खुशी भी होती है कि आज वो काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। आज भले मैं कम जाता हूँ, अभी कुछ दिन पहले बात हुई थी तो बोलते हैं कि आता क्यों नहीं है, लेकिन मैं ऐसा कोई स्वार्थ रहता नहीं मेरा, ना मेरा कोई काम रहता है। मुझे अचानक कभी याद आ गई तो मिलने चले जाता हूँ, नमस्कार करने चले जाता हूँ। उसके बाद अपने जो मुख्यमंत्री हैं भाई त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, तो मैं तहे दिल से उनको बहुत मानता हूँ। उस समय जब हमारे यहाँ 30 तारीख को नॉमिनेशन होना था, लास्ट दिन था, तो 29 तारीख को हमने अपने जो दुकानदार थे यहाँ एक बैठक रखी शशि कॉम्प्लेक्स में। तो बैठक हुई तो जैसे यहाँ से किसी व्यक्ति ने वो वीडियो वगैरह भेजी कि यहाँ पे लगभग 200 मोटरसाइकिलें खड़ी हैं, तो आदमी अंदर कितने होंगे, फिर कुछ पैदल भी आए होंगे। तो उसी समय जैसे हम वहाँ पे अंदर समझा रहे थे, तो उसी समय वहाँ हलचल शुरू हो गई थी। जो हमारे स्थानीय जो कुछ लीडर थे हमारे, उनको फ़ोन आना शुरू हो गया था। अच्छा। लेकिन मैं भी पूरी तरह समझ नहीं पाया। तो उसके बाद मेरा फ़ोन तो उस समय जो है तो साइलेंट था। उसके बाद जैसे मैं गया तो लगातार फ़ोन आना हो गया। तो रातों रात हमारे कुछ जो यहाँ पर अपने स्थानीय नेता हैं, पूर्व विधायक जी हैं, यहाँ के जो प्रभारी थे रमोला जी, वो लोग पहुँचते हैं और उसके बाद फ़ोन करते हैं। लेकिन हमने कहा कि नहीं, हमने तो नॉमिनेशन करना है और नॉमिनेशन की पूरी तैयारी भी थी। उसके बाद कमरे पे मैं बैठा था, मेरे साथ अपने बुद्धि पुरवाल जी थे, परमवीर जी थे, ओम प्रकाश जी थे, ऐसे हम लोग बैठे थे। तो उसमें एक हमारा जो आई वे का जो हिसाब होता है जी, जो हमारे पास है उसको तो हमें दिखाना ही पड़ता है, क्योंकि छुपाएंगे तो कल के दिन दिक्कत हो जाएगी। बिल्कुल है, वो हम उसका टैक्स भी भरते हैं। तो पूरा भर करके वो कॉफ़ी में जैसे नीचे वहाँ पे रोड में आया तो मैं नमस्कार कर रहा था ऐसे। तो ऐसे अपने विधायक जी आए वहाँ पे कि बैठना है। तो हमने कहा विधायक जी अभी तो 9 बज रही है, हम तो घनसाली विधायक जी आए, शक्तिलाल शाह जी। तो थोड़ा देर बैठना है। तो हमने कहा बैठना है तो कोई दिक्कत नहीं, बैठ जाते हैं। देखो हमारा ये भाव तो रहता नहीं, हम तो पार्टी के लोग हैं। उसके बाद बैठे तो काफ़ी देर तक जो है तो जो भी चली रसाकसी चली काफ़ी देर तक। तो लगभग मेरे ख्याल से 2 या 2:30 बज गई होगी। अच्छा। उसके बाद लोगों को पता चला तो वहीं आ गए जहाँ बैठे हुए थे हम लोग। उसके बाद फिर आए तो अपने यहाँ बैरिल पे जहाँ पे दुकान है हमारी, वहीं पे कुछ लोग आ गए। वहीं पे जो अपने टिहरी के पूर्व विधायक धन सिंह नेगी जी, अपने जो यहाँ के प्रभारी थे सुभाष रमोला जी, जो कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष रहे, तो आ गए। तो उसके बाद विधायक जी तो वहाँ नहीं आए। तो फिर काफ़ी कुछ जो भी चर्चाएं, फिर ऊपर से भी जो अपने सीनियर लोग थे पार्टी के, उनका भी फ़ोन आया कि नहीं लड़ना है चुनाव। तो एट लास्ट उसके बाद हमने निर्णय लिया कि पार्टी भी कह रही है, फिर जो आश्वासन है वो आश्वासन तो देखो जो भी दिया गया, तो उसी आश्वासन के बारे में जनता को थोड़ा सा हुआ नहीं, उसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ। उस आश्वासन को तो मैं देखो, मैंने आपको कहा कि मेरे लिए जनता पहले है, पार्टी बाद में। देखो ऐसे मैंने न तो विधायक बनना है,
न मैंने सांसद, मैं एक वोटर हूँ, मैं वो पहले बता चुका हूँ। यदि पार्टी अगर मेरे पे बैन लगाए कि मान ले जा तूने कैसे बोल दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे। एक 5 रुपये का 5 रुपये का सदस्य हूँ मैं, जहाँ से बाहर करेगी तो मुझे उसमें भी मैं तैयार हूँ। कोई मैंने ऐसा किसी से, और कोई विधायक हो, कोई भी आज बता दे, कोई विधायक बता दे, चाहे प्रताप नगर से हो, चाहे टिहरी से हो, चाहे यहाँ हो, ये बता दे कि मैंने साहब सिंह को 10 रुपये कहीं काम के लिए दिए हैं, और न मैं मांगता हूँ न मैं काम करता हूँ। तो इसलिए इसका जो खुलासा है, जो मेरे साथ वादा, मैंने तो कोई वादा नहीं किया और न मैंने कोई डिमांड रखी। मैंने कहा ठीक है, पार्टी हित में जो भी इन्होंने मेरे साथ वादा किया उसको मैं 2027 से पहले चुनाव से पहले जनता के सामने रखूँगा, और जिस व्यक्ति ने वादे किए थे वो सब जनता के सामने रखूँगा कि इन्होंने क्या वादे किए थे, और वो जो पेपर थे उनके बारे में बताऊँगा कि उनका क्या हुआ। वो वादे घनसाली शहर के लिए हुए हैं? वो कई हैं, घनसाली शहर के लिए हैं, वो कई अन्य भी मुद्दे हैं। अच्छा। मैंने उनके सामने जो घनसाली के भी जो मुद्दे थे विकास के, वो भी रखे कि देखो आज मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। चुनाव से पहले आप उस चीज़ मैं वो पूरा खुलासा करूंगा कि मेरे साथ वादे इन्होंने अपने आप किए। मैं आज ऑन कैमरा बोल रहा हूँ। बिल्कुल। मेरी कोई डिमांड नहीं थी कि मुझे ये तुम बनाओ ये बनाओ, आज भी मेरी डिमांड नहीं है। मैं आज भी कह रहा हूँ, मेरे ठीक ठाक बीजेपी में बहुत अच्छे रिलेशन है, सबसे बहुत अच्छे संबंध हैं, मानते भी हैं, लेकिन मैं आज तक कभी किसी के पास नहीं गया होगा कि मुझे आप कहीं कोई जिम्मेदारी दो। मेरे पास तो कुदरती जिम्मेदारी है। मैं तो अपने घर में तो बहुत कम रहता हूँ, भागता रहता हूँ लोगों के सामाजिक कार्यों के लिए, तो कभी मैंने आज तक किसी को नहीं बोला। और यदि मैं अगर पार्टी में अगर बोल भी दूं तो वो लोग देंगे, तो मुझे इसलिए चाहत नहीं है। मैं ये चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को हमने बचपन से, पेड़ लगाने वाले तो हमारे अन्य लोग थे बेचारे, लेकिन हमने इसकी जड़ों पे पानी डाला है। हम आज इसकी जड़ को काटने का काम नहीं करेंगे। हम आज कह रहे हैं कि हम चाहे कहीं भी रहें, लेकिन मेरा पूरा समर्थन जो है भारतीय जनता पार्टी को है। और गलत व्यक्ति अगर पार्टी में घुसता है तो मैं उसका विरोध भी करता हूँ। आज भी मैं विरोध करता हूं। जो गलत व्यक्ति आज जो भारतीय जनता पार्टी को ख़त्म करने में दीमक की तरह लगे हैं, और कल के दिन अगर पार्टी कमज़ोर होगी तो ये दूसरे दल में चले जाएंगे, लेकिन हम कहीं नहीं जाएंगे। एक इंटरप्ट करूंगा मैं आपको ना, कुछ लोगों का ये कहना है कि चूंकि आप त्रिवेंद्र जी को बहुत मानते हैं, और जब यहाँ का जो स्थानीय नेतृत्व था उनके स्तर से आपको मना नहीं पाया आपको, तो स्पेशली जो टिहरी के पूर्व विधायक थे डॉक्टर धन सिंह नेगी जी, क्योंकि वो त्रिवेंद्र जी के से उनके अच्छे संबंध थे, तो उनको भेजा गया, और ये कहा जाता है कि त्रिवेंद्र जी से आपके ऊपर प्रेशर बनाया गया। नहीं, वो दरअसल में मैं आपको एक बता दूं, वो त्रिवेंद्र जी हमारे बड़े भाई हैं। उनका मुझे फ़ोन आया कि साहब सिंह आपको चुनाव नहीं लड़ना है, यदि अगर मान लिया जाए, मेरे को अगर मानते हैं चुनाव नहीं लड़ना है, ये पार्टी का निर्णय है। ये उन्होंने कहा ये पार्टी का निर्णय है और चुनाव नहीं लड़ना है पार्टी के खिलाफ। तो सबसे बाद में उनका फ़ोन आया, महेंद्र भाई का मुझे फ़ोन आया, सबका फ़ोन आया, तो सबका सम्मान किया। लेकिन एट लास्ट हमने उसके बाद ये सोचा कि हमारे जो बड़े लोग हैं तो फ़ोन करें उनको। मैं तो सब लोगों को मानता हूँ, लेकिन विशेष करके मैं उनको इसलिए ज़्यादा मानता हूँ कि उन्होंने जो भी निर्णय लिए हैं वो जनहित के निर्णय उन्होंने सबसे पहले लिए हैं। वो किसी के दबाव में नहीं आते थे, वो जो काम करते थे वो जनहित के मामले होते थे। आपने देखा होगा कि कोरोना काल में उन्होंने किस प्रकार कहा कि जो जहाँ है वो वहीं रहो। मैं खुद 3 महीने तक घर में रहा और मेरी माँ नीचे फंसी रही, डेली फ़ोन की यहाँ आ जाओ यहाँ आ जाओ, लेकिन मैंने कभी भी किसी को फ़ोन नहीं किया अपने नेतृत्व को कि मैंने अपनी माँ को लेने जाना। जब 3 महीने पूरे हो गए तो उसके बाद मैंने कहा कि जब माँ ने कहा कि मैं यहाँ दिक्कत हो रही है मुझे, तब जा कर के मैंने अपने दोस्त को क्या परमिशन बनाई और तब घर लाया। मेरे आज तक रहती आदत कि मैं गलत कामों के लिए कभी सिफारिश नहीं करता हूँ। और दूसरी बात, मैंने आपको एक चीज़ बताया जी, आपने ये कहा कि आपको पार्टी ने टिकट नहीं दिया। पार्टी का ऊपर से ये निर्णय था कि जहाँ जो विधायक है तो विधायक ही तय करेगा कि किसको टिकट देना है। अब मैंने आपको क्या बताया, मैं पार्टी का आदमी हूँ, पार्टी की विचारधारा का आदमी हूँ, तो टिकट तो मुझे इसलिए नहीं मिल सकता था कि यहाँ के जो विधायक जी थे
वो मुझे नहीं चाहते थे। अच्छा। अगर मान लिया जाए, मैंने बताया ना, मैं विधायक का आदमी नहीं हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। मैं किसी विधायक का आदमी नहीं हूँ। मैंने आपको ये बताया कि ये तो यदि पार्टी कमज़ोर होगी तो चले जाएंगे कहीं, लेकिन मैं आप ऑन कैमरा कह रहा हूँ कि मैं कहीं नहीं जाऊँगा, और इसलिए टिकट नहीं दिया गया। दूसरी बात मैं आपके सामने कह रहा हूँ, मैं उन लोगों का भी धन्यवाद करता हूँ जो कांग्रेस के लोग हैं, जिन्होंने मुझे इतना लायक समझा। उनको भी प्रणाम करता हूँ और स्वागत करता हूँ उनका भी। वो लोग मेरे पास आए, लगातार आते थे। उन्होंने मुझे कहा कि भाई साहब आप चुनाव लड़ो, कांग्रेस वाले पूरा आपका समर्थन करेंगे। अच्छा, कांग्रेस की तरफ से? हाँ, कांग्रेस की तरफ से। अच्छा। तो आप जो हैं तो आप चुनाव लड़ो, हम आपका पूरा समर्थन करेंगे, और आप यदि पार्टी में आते हैं तो इसमें दल बदल कानून तो लागू नहीं होगा, उसके बाद चुनाव जीत करके चले जाना। बिल्कुल। तो मैंने उनसे केवल एक ही बात रखी कि मेरा काम चुनाव जीतूंगा, और चुनाव जीतने के बाद मैं आपको धोखा दे दूंगा, तो ये मेरे बस का नहीं है। यदि मैं एक दफ़े आपके साथ आ गया तो फिर मैं बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा। बिल्कुल। क्योंकि मेरा काम किसी को धोखा देना नहीं है। मैंने खुद धोखा खाया है, तो इस धोखा खा करके मैंने बहुत कुछ सीखा है। लेकिन यदि मैं किसी को धोखा दे दूं तो मार्केट में चलने वाला आदमी मुझे जो है बुरी दृष्टि से देखेगा कि धोखेबाज जा रहा है। आज जो भी कहता है वो कहता है कि तूने अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी, ऐसा सुनहरा मौका गंवाया। अच्छा, तो ये मतलब आपको कांग्रेस की तरफ से ऑफर आया था, और शायद वो आपको सिंबल दे देती, आपकी तैयारी तो पूरी थी? वो बिल्कुल सिंबल, वो बिल्कुल तैयार थे वो देने के लिए। इसीलिए मैंने कहा कि उन लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने मुझे इतना लायक समझा। लेकिन मेरी अंतरात्मा अंदर से मुझे ये झकझोर रही थी कि यदि तूने एक दफ़े गलत कदम उठा दिया तो कांग्रेस में, दरअसल में, हालांकि मैं देखो बेमाना कांग्रेस के जो विधायक हैं प्रताप नगर के, वो रिश्ते में मेरे मामा जी लगते हैं। हम लोग कहीं ना कहीं सब रिश्ते में बंधे हैं। और ये यहाँ के जो विधायक हैं शक्तिलाल जी, वो मेरे बड़े भाई हैं। हमारे कहीं ना कहीं तो रिश्ते तो वहीं हमारे, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो, रिश्ते तो वहीं हमारे, उनको तो नकारा नहीं जा सकता। लेकिन इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बताया कि यदि मैं अगर चुनाव कांग्रेस में जा कर के जीतता, और उसके बाद भाई मेरा स्वाभाविक है कि मैं कांग्रेस की विचारधाराओं में नहीं रहा हूँ, तो वहाँ मेरा मन नहीं लगता। और जब मन नहीं लगता मेरा, तो निश्चित तौर पर मैं कहता कि मैं अब जो है तो अपनी पार्टी में जा रहा हूँ। तो क्या था कि मैं उनकी नज़रों से गिर जाता, समाज की नज़रों से गिर जाता। आज जो लोग दल बदल करते हैं, वो लोग कहते हैं कि उनका ये मानना रहता है कि हमें कोई कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन पीठ पीछे लोग बहुत टिक्का टिप्पणी करते हैं कि देखो दल बदलू जा रहा है। इसलिए मैं न बनूँ कुछ, लेकिन मैं अपने पे दल बदलू का टैग नहीं लगाना चाह रहा हूँ। बिल्कुल। तो कुमाई जी, ये तो हुई आपके चुनावी उसकी बातें। अब थोड़ा सा ज़रा, क्योंकि आप मूल रूप से प्रताप नगर के हैं और प्रताप नगर विधानसभा आपकी है, और प्रताप नगर विधानसभा में जो है आजकल एक घटनाक्रम हुआ, बहुत दुखदाई वो घटनाक्रम था। एक बालक की जो है मौत हुई, और उसके बाद हमने देखा कि उस प्रकरण में जो है सरकार ने, जो प्रशासन ने तुरंत जो है कार्रवाई करी, 4 गिरफ्तारियां उसमें हो गई। पर उसके 3-4 दिन के बाद एक डेवलपमेंट खड़ा होता है नया, और वो डेवलपमेंट खड़ा होता है कि मतलब उसको जो है एक दूसरा रूप दिया जाता है, हत्या से हटाकर उसको जो है एक जाति वाला एंगल दिया जाता है। और उसमें हम देख रहे थे कि आप मुखर होकर उस चीज़ में अपनी बातें रख रहे थे। तो पहले तो ये है कि इस घटनाक्रम पर आपका क्या कहना है, फिर इसके बाद में इसमें जो आपकी और भूमिका थी उसके बारे में डिस्कस करूँगा। पहले इस घटनाक्रम पर आपका क्या टेक है? सबसे पहले तो मैं अपने जो दर्शकगण देख रहे हैं, ये जो घनसाली है और हमारा जो टिहरी है, ये सब आज भी प्रताप नगर के नक्शे में हैं। आज अगर यहाँ का हम नक्शा निकालेंगे, अच्छा, ये घनसाली का जो आज भी नक्शा निकालेंगे, जो PWD है उससे इधर जी, तो ये आज भी प्रताप नगर के नक्शे में, क्योंकि 1958 और 60 तक पैमास चली, उस समय ये नक्शा बना, उसके बाद यहाँ पैमास नहीं हुई। तो घनसाली, टिहरी और प्रताप नगर ये कहीं किसी से अलग नहीं है, ये सब एक ही है।
अब ऐसा है कि विधानसभा अलग अलग बन गई। पहले केवल 2 विधानसभाएं होती थी, देवप्रयाग और टिहरी, और देवप्रयाग घनसाली जो अपना पीडब्ल्यूडी पुराना पीडब्ल्यूडी है उससे आगे पड़ गया ये, और उससे इधर ये पड़ गया। तो इसका पहले एक ही नक्शा हुआ करता था। आज भी हम जब नक्शा निकालते हैं तो ये प्रताप नगर का ही नक्शा है। अब आपने जो दूसरी बात बताई प्रताप नगर वाली जो आपने बताई, देखो ये प्रताप नगर की जो दुखद घटना है, तो मेरा मन भी इससे बहुत बड़ा चिंतित और व्यतीत है। ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। ये घटनाएं समाज को झकझोर करके रख देती है, और ये जिस व्यक्ति ने इस घटना को अंजाम दिया उस व्यक्ति ने अपने पूरे परिवार को कलंकित कर दिया, बिल्कुल पूरे प्रताप नगर को कलंकित कर दिया, पूरे समाज को ही कलंकित कर दिया। तो ये एक हमारे लिए बहुत बड़े सोचने और समझने लायक विषय है। दूसरी बात, मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूँ अपने वीडियो में कि मैं उस पुण्य आत्मा को परमात्मा से यही हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि उस पुण्य आत्मा को प्रभु अपने चरणों में स्थान दे, और वो जो आज परिवार है जिसका बेटा गया है उसको कष्ट सहने की परमात्मा शक्ति प्रदान करे, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मान है। ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं। अब रही बात, आपने ये पूछा कि जो अन्य लोगों की यहाँ एंट्री हो रही है, घटनाक्रम हो रहा है, उसको एक वो जाति वाला जो फैक्टर आया, उसमें आपकी भूमिका जो है, आप भी, क्योंकि जो हमने चक्का जाम वाली स्थिति देखी अभी कुछ दिन पहले, वहाँ पर जो है सर्वदलीय था, वो सभी लोग उसमें दिख रहे थे, उसमें आप भी प्रमुखता से थे। आप देहरादून से बाकायदा वहाँ पर आए, और जो लोग वहाँ पर आना चाह रहे थे भीम आर्मी के लोग, उनको जो है प्रशासन ने नरेंद्र नगर में रोक दिया। तो ये मतलब इसमें ये मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि जो आप लोग या अन्य वहाँ पर जो प्रतिनिधि लोग वहाँ पर प्रताप नगर के स्थानीय प्रतिनिधि खड़े हुए थे उनका विरोध करने के लिए, तो आपका वो विरोध करने का कारण क्या था कि उनकी एंट्री यहाँ पर क्यों नहीं होनी चाहिए? दरअसल में मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, कोई किसी का विरोध नहीं करता है, ये लोकतंत्र है। आदमी भारतवर्ष के किसी भी कोने में जा सकता है। हमारे यहाँ के लोग तो विदेशों में हैं, हमने तो उनका कोई विरोध ही नहीं किया। अब जहाँ रही विरोध की बात, भाई देखो, यदि अगर मान लिया जाए, मैं आज कह रहा हूँ, आज हमारे यहाँ पर अनुसूचित मोर्चे के हैं वो उत्तरकाशी के प्रभारी हैं ओम प्रकाश भुजबल जी, आज उनके ताऊ जी मरे, वो 93 साल के थे, वो अनुसूचित जाति के हैं। भीम आर्मी वालों से मेरा निवेदन है कि पस्तो देने की जहाँ बात आ रही, इनके घर में आ जाओ पस्तो देने, यहाँ भी तो आ सकते हैं। वो तो 93 साल की उम्र में गुजरे, तो इनको हर जगह पस्तो देने आना चाहिए। और दूसरी बात रही कि जहाँ तक भीम आर्मी वाले हैं, ये चुपके से आते और पस्तो देने चले जाते। यदि अगर किसी का बेटा मर रहा है, किसी का भाई मरा है, और वहाँ पर ये आते हैं और हुटर बजा करके आते हैं, क्या देख रहा है प्रशासन? वो हुटर बजा रहे हैं, ये हुटर की परमिशन उनको दी किसने? जिस शोक कुल परिवार के सामने वो हुटर बजा रहे हैं, तो ये तो कहीं न्याय संगत नहीं है। अब दूसरी बात रही कि वो चुपके से आते और अपना पस्तो दे करके चले जाते जैसा रहे। मान लिया जाए अन्य लोग जा रहे हैं, वो पेपर में दे करके थोड़ी नहीं जा रहे हैं। हमारे अन्य लोग भी आए हैं वहाँ पे, बड़े बड़े लोग आए हैं अपने कुमाऊं से, जो है तो टमटा जी जो सांसद हैं, नेता प्रतिपक्ष भी आए, नेता प्रतिपक्ष आए, सब आए, लेकिन उन्होंने पेपरों में कहीं नहीं दिया और उन्होंने चैलेंज कहीं नहीं किया कि मैं आ रहा हूँ 22 तारीख को, चलो तुम प्रताप नगर। तो देखो ये चैलेंज जो है, मैं भी एक कर्म से तो मैं ब्राह्मण हूँ, क्योंकि मैं कर्म करता हूँ, और यदि अगर कहीं पे यदि हमारी कोई क्षेत्रता को ललकारे तो उसके लिए भी मैं तैयार रहता हूँ। यदि कोई सामने वाला मुझे ललकारे और मैं दुबक करके कहीं बिल में बैठ जाऊँ, ऐसा भी मैं नहीं समझता हूँ। तो इनका जो विरोध था, मैंने कुछ इनके पॉइंट नोट किए हैं। अच्छा। इनका जो मुख्य विरोध था, ये एक कोई मेरे पास वीडियो भी मैंने इसका सेव कर रखा है। अच्छा। और कल के दिन हो सके कि मैं इसके खिलाफ कहीं FIR भी करवा दूँ। ये भीम आर्मी के, ये भीम आर्मी का है, पंकज अम्बेडकर। अच्छा। ये अपने को पंकज अम्बेडकर बताता है। ये एक दिन में पता नहीं कितनी वीडियो शूट कर रहा है। अच्छा। तो ये क्या कहता है? ये कहता है, पंकज अम्बेडकर कहता है कि भारत का हिंदू नामक आतंकी गिरोह मनुवादी ब्राह्मण राजपूत समुदाय के लोग हैं। अब एक चीज बताओ, घटना जिस व्यक्ति ने की है उसकी मैं घोर निंदा कर रहा हूं,
मैंने अभी आपको कहा ना, इसने तो अपने वंश पे ऐसा कलंक लगा दिया, ये जीवन भर इसके नाती पोतों तक जो है इसका पीछा नहीं छोड़ेगा। इसने तो बहुत बड़ा कलंक लगा दिया अपने पे। बिल्कुल। और हम आज उस परिवार के साथ खड़े हैं जिसका बेटा गया है। हमने ये तो नहीं कहा, हमने कभी ये नहीं कहा कि उस व्यक्ति ने अच्छा किया, लेकिन इन अंबेडकरवादियों से मैं ये पूछना चाह रहा हूं, ये भी तो कम से कम यहाँ वहाँ ये कह सकते थे कि भाई एक चीज़ बताओ, जो व्यक्ति मरा है कुल मिलाकर के मारने वाले ने गलत किया, लेकिन ये थोड़ा बोल सकते थे कि ये लड़का गया क्यों वहाँ पे। ये भी तो गलत है ना किसी के घर में जाना। दूसरी चीज़, हमने ये सुना है कि लड़की ने उसको बुलाया, तो लड़की ने एक को बुलाया, दो क्यों गए? देखो सबसे बड़ा प्रश्न ये चीज़ें तो वैसे जांच का विषय है, जांच का विषय है ये तो बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन करेगा। पर जो ये उसके अलावा जो घटनाक्रम हुआ जो इस पे राजनीतिक रूप, हाँ इसी में मैं जा रहा हूँ। ये जो कहता है कि ब्राह्मण राजपूत समुदाय के लोगों को इसने सीधा सीधा ललकार दिया, और ये कहता है ये जाति धर्म आधार के भेदभाव कर रहे हैं। कहता है कि हमारे साथ भेदभाव कर रहे हैं। नंबर एक बात, हमने आज तक, मेरा अपना जो अनुभव है, मैंने कभी किसी के साथ, जो लोग डिबेट देख रहे हैं वो लोग उसमें अपनी टिप्पणी कर सकते हैं कि मैंने किसी के साथ भेदभाव किया है। आपने देखा होगा कि मेरे पास घनसाली में जो छोटा सा एक कमरा है, मैं नीचे ज़मीन पे सोने वाला व्यक्ति हूँ, वहीं मेरे लिए भोजन आता है, वहीं पे मैं भोजन करता हूँ, वहीं पे मैं सोता हूँ, वहीं पे मैं अपना जो भी मेरा पूजा पाठ होते हैं वहीं पे करता हूँ, और वहीं पे सब लोग आते हैं, वहीं मेरा पानी रहता है, सब कुछ रहता है। और जब मैं गाड़ी में मैं चलता हूँ तो सब लोग मेरे साथ रहते हैं, मैंने तो छुआछूत नहीं की। और दूसरी चीज़, आपको एक चीज़ बता दूँ जी, अपने बहुत ही विद्वान प्रधानमंत्री हुए माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनकी एक किताब है, मैं आज नौजवानों को भी इस किताब का नाम बता रहा हूँ, परखड़ नीति है एक उनकी। अच्छा, तो परखड़ नीति के पृष्ठ संख्या 77 पे उन्होंने लिखा है, उन्होंने उस पे अपना एक लिखा है बयान कि जब तक ये छुआछूत का कलंक हमारे माथे पे रहेगा, हम तब तक दुनिया को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। हम तो इस पे काम भी कर रहे हैं कि ये जो जिन आदमियों के अंदर जो जिनके जो अज्ञानी हैं, ये छुआछूत की भावना तो उनके पास है। जो आदमी, जिस आदमी के अंदर ज्ञान है, वो तो छुआछूत का तो कहीं मामला है ही नहीं। ये तो केवल वर्ण जो बनाए गए थे, आप यदि कहें तो मैं पढ़ करके भी सुना दूंगा उनको, तो वर्ण जो बनाए गए थे ये केवल कार्य करने के लिए बनाए गए थे। हम माना यदि कृषक के बेटे हैं, यदि हम अगर ज़मीन पे हल लगाएंगे, उस हल को ठीक करने वाला भी चाहिए। बिल्कुल, हमारे यहाँ लोहार प्रथा थी, उसके लिए औजार बनाने के लिए भी चाहिए। हमारे यहाँ हमारे बेदवाल जात होते थे, जिनके मुंह में जो है साक्षात सरस्वती विराजमान थी, जिनको बेड़ा भी कहते थे, वो एक मनोरंजन का साधन था। जी बिल्कुल। तो हमारी तो संस्कृति सब एक थी, कहीं हम किसी से भिन्न नहीं थे, और न ही हमारे अंदर ये था। अब मैं इस पे आता हूँ कि ये लोग जो हमारे साथ, मतलब ये ऐसा करें, इनका आने का क्या कारण था। बहुजन समाज ये कहते हैं कि हम जो मनुवादी हमें बताया गया, ये कहते हैं कि बहुजन समाज की बेटियों को प्रेम प्रसंग में फंसाना, दुष्कर्म करना, रेप जैसी वारदात को अंजाम देना, ये हमें कह रहे हैं कि ये मनुवादी हैं, ये हमारी बेटियों को फंसा रहे हैं और ये उनके साथ जो है तो दुष्कर्म कर रहे हैं। तो ये चीज़ बताओ कि ये कहाँ तक न्याय संगत है। आग लगाने का काम अंबेडकरवादी कर रहे हैं कि हम कर रहे हैं? ये तो आग लगाने का काम कर रहे हैं। तो अब दूसरा इनका क्या था कि ये कहते हैं कि बहुजन समाज के लोग झूठी बातों में फंसाना, बहुजन समाज के लोगों को झूठी बातों में फंसाना, ये लिख रहे हैं, ये अपनी पोस्ट में लिख रहे हैं। पोस्ट में नहीं, ये बाकायदा वीडियो जारी कर रहे हैं। अच्छा। हत्या करना, हमें कह रहे हैं कि ये हत्या कर रहे हैं हमारी। और इतना तक इस आदमी ने आरोप लगा दिया हमारे पे कि पाकिस्तान बांग्लादेश से हमको फंडिंग हो रही है। हमें हाँ, मतलब हम मनवादी हैं। अच्छा। हमें फंडिंग हो रही है बांग्लादेश से और पाकिस्तान से, हमें फंडिंग हो रही है और हम पाकिस्तान के इशारे पे चल रहे हैं और आतंक फैला रहे हैं। ये इसकी वीडियो मेरे पास पड़ी है, आज ऑन कैमरा बोल रहा हूँ। जब आपको ज़रूरत पड़ेगी, यदि कोई अगर मेरे से पूछेगा, आपके चैनल पे पूछेगा, मैं वीडियो आपको दे दूंगा। मैंने इसकी वीडियो सेव कर रखी है। दूसरी बात ये, अब जो है तो ये हमें पाकिस्तानी भी इन्होंने बता दिया
कि ये पाकिस्तान से फंड रहे हैं, इस आदमी को ये बताना पड़ेगा कि हमारे खाते में पाकिस्तान के किस व्यक्ति ने फंडिंग की है। और हम आपको एक चीज़ कह रहे हैं, और इस भाई से भी मेरा निवेदन है कि हम आज भी इस भाई को, जो हमारे लिए इतनी आग उगलता है, हम आज भी इसको आपके चैनल के माध्यम से अगर ये देखेगा, मैं आज भी इसको अपना भाई मानता हूँ। ये अपनी जो आग उगल रहा है, मैं अपनी आग नहीं उगलूँगा, क्योंकि मैंने अपनी पांचों इंद्रियों को अपने बस में कर रखा है, और मैं जो भी कुछ बोलता हूँ प्रभु को साक्षात साक्षी मान करके बोलता हूँ, किसी धर्म समुदाय के विरोध में नहीं बोलता हूँ। तो इस आदमी को भी मैं आज अपना भाई मानता हूँ, लेकिन इस आदमी के दिमाग में कितना फतूर है कि आज भी हमें ये कहते हैं आतंकवादी और मनोवादी हैं। तो बताओ कि एक चीज़ बताओ पहले, हम कहाँ गलत हैं, ये कहाँ गलत है। अब इनका मेन जो हमारा रोकने का मकसद था, मेन रोकने का मकसद हमारा ये था, और प्रशासन से भी हमारी यही थी कि यहाँ आ रहे हैं, द्वेष की भावना फैला रहे हैं, ये आए अपना चुपके करके, जैसे अन्य लोग आ रहे हैं, चले जाएं, कौन रोकेगा इनको, कोई नहीं रोकेगा। अब दूसरा इनका एक बयान और भी है, एक बयान है इनका और, कि पूरे भारत के लोग उत्तराखंड आएंगे, उत्तराखंड को झेलना भारी पड़ जाएगा, और उसके बाद पहाड़ के लोग हमें नहीं झेल पाएंगे। तो ये बताओ पहले कि पूरे भारत से अगर ये लोग यहाँ आएंगे, ऐसा गुनाह हमने क्या कर दिया? ये पूरे भारत से यहाँ आएंगे और प्रतापनगर के लोगों को झेलना बहुत भारी पड़ जाएगा। दूसरी बात ये कहते हैं, वीडियो में कह रहे हैं, ये भीम आर्मी का डंडा बहुत मजबूत है, यानी ये कहते हैं, हमें डरा रहे हैं कि हमारा डंडा बहुत मजबूत है, हम खाल उतारना जानते हैं। ये कह रहा है कि खाल उतारना जानते हैं, ये यहाँ करके हमारी खाल उतारेगा, खाल उतारना जानते हैं, और जूता बनाना भी जानते हैं। ये कह रहा हम जूता बनाना भी जानते हैं, और भीम आर्मी का जूता बहुत मजबूत है, ये यहाँ हमें जूता मारने के लिए आ रहे हैं। ये इनके बयान है, ये हमारे बयान नहीं है। देखो मानसिकता खराब किस व्यक्ति की, हमारी मानसिकता खराब है कि इनकी मानसिकता खराब है, जो अनाप शनाप बयानबाजी दे रहे हैं। और मैं तो आज आपके चैनल के माध्यम से अपने जो मेरा अनुसूचित जाति का समाज भी है, हम आज भी आपके साथ खड़े हैं। हमें कहीं बाहर का मत समझना, हम आपके बीच के हैं और आपके साथ खड़े हैं। लेकिन इस तरीके की बात यदि अगर ये लोग फैलाएंगे तो हमारे में, हम इस खाई को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। समाज में पहले से जो विकृतियाँ रही है, आज उसको हम बराबरी करने का, एक समानता का अधिकार की बात कर रहे हैं। लेकिन ये लोग इस प्रकार की जो भावना फैला रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि हमारा जो समाज है, जिसको हम सनातन कहते हैं, ये धीरे धीरे बिखरता जाएगा और हमको ये कमज़ोर करेगा। और ये कमज़ोर कौन कर रहा? ये जो अम्बेडकरवादी अपने को बताते हैं। मैं अम्बेडकर जी को मानता हूँ, बिल्कुल उनका मैं बहुत बड़ी इज्जत करता हूँ कि वो हमारे महापुरुष हैं। वाल्मीकि जी हुए, उनकी मैं बहुत बड़ी इज्जत करता हूँ, उन्होंने तो हमारे ग्रंथ लिखे। उसके बाद संत रविदास जी हुए, मैं तो पढ़ता रहता हूँ इनको, वो तो हमारे जो हैं तो संत हैं, महात्मा हैं, जिन्होंने हमें सिखाया। कुमाई जी, इसमें ना मैं थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको ना, इस मामले में ये काफ़ी लोगों का ये कहना है अब कि ये इस मामले ने पूरा जातीय रंग ले लिया है, और उसका नुकसान ये है कि क्योंकि हमारे इन इलाकों में, पर्वतीय इलाकों में ये चीज़ें नहीं थी, क्योंकि हमारा आपस में बहुत अच्छे संबंध रहते हैं, यहाँ पर बहुत अच्छे संबंध रहते हैं। पर उन संबंधों को जो है, यदि इस तरीके से जो जिस प्रकार की भाषाएं आप दिखा रहे हैं, इस प्रकार की भाषाएं और ये चीज़ें जो है यहाँ पर लोगों के बीच में डाली जाती है, तो इससे तो समाज को कहीं ना कहीं नुकसान है, बहुत बड़ा नुकसान है। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जहाँ तक रही जाति की बात, बिल्कुल देखो ये जाति न तो मैंने बनाई, बिल्कुल, अब मुझे ना ये मालूम है कि जाति किसने बनाई। ये जो है तो हम तो जिस जाति में पैदा हुए हैं, तो हम तो ये जानते हैं कि भाई ये परंपरा चली आ रही है। अब दूसरी बात रही, मैंने एक चीज़ अपने वीडियो में कहा था और आज भी कह रहा हूँ, क्योंकि मैं अपनी बात जो कहता हूँ तो उससे मैं कभी मुकरता नहीं हूँ, चाहे मेरे ऊपर मुकदमा कोई कर दे। मैंने आज भी ये बताया, जो अनुसूचित जाति का मेरा भाई है, हमने कभी उनके आरक्षण के विरोध में नहीं कहा। हमने तो ये कहा कि इनको आरक्षण की आवश्यकता है तब तक, जब तक ये जो है संपन्न नहीं हुई।
लेकिन इनका आरक्षण कौन खा रहा है? इनका आरक्षण आज वो व्यक्ति खा रहे हैं जिन्होंने इस सनातन धर्म से और अनुसूचित जाति से आज वो जो हैं तो चर्च में जा रहे हैं। बिल्कुल, वो ईसाई बन गए हैं, और ईसाई बन गए हैं, इस चीज़ पे सरकार को सोचना है। वो ईसाई बन गए हैं, ईसाई धर्म को उन्होंने पूरी तरह अपना लिया है। इतवार को पूरे चर्च में जाते हैं, उनकी जो है सरकार गहन जांच करे और उनका जो कोटा जो एसी का जो कोटा ले रहे हैं उनको उनसे हटाए, और वो हमारे जो अनुसूचित जाति के जो गरीब भाई हैं उनका लाभ उन व्यक्तियों को मिलना चाहिए। दूसरी बात मैं आज आपको कहता हूँ जी, मान लिया जाए जो हमारे अनुसूचित जाति के भाई हैं जो आज संपन्न हो गए, जो संपन्न हो गए हैं, बिल्कुल, उनको अपना आरक्षण छोड़ देना चाहिए। वो हमारे जो दबे कुचले भाई हैं उनको दे देना चाहिए कि भाई अगर वो हितैषी हैं इस चीज़ के तो उनको ये कहना चाहिए देखो मैं संपन्न हो चुका हूँ, अब मैं इस आरक्षण को छोड़ रहा हूँ, मैं अपने भाई को दे रहा हूँ। इनके जो लड़के हैं वो विदेशों में पढ़ रहे हैं, और यहाँ पर जब जाति की नौबत आती है वो लाइन में लग जाते हैं, अपना प्रमाण पत्र बनाते हैं और जाति के आधार पे वो आज आरक्षण ले रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो आज यहाँ पर वास्तविक जिसको आरक्षण की ज़रूरत है वो हमारा वो गरीब भाई है जो गांव में रह रहा है, उसको आरक्षण की ज़रूरत नहीं है जो विदेश में पढ़ रहा है। तो आरक्षण पे सबसे पहले अब मैं एक चीज़ बताता हूँ। यहाँ पर मैंने जो कुछ नोट किया है, हमारी जो जातियाँ थी यहाँ पे, विशेष करके हमारे जो औजी हुआ करते थे, लोहार हुआ करते थे, हमारा एक कोली समाज हुआ करता था। बिल्कुल, तो ऐसी जो हमारे यहाँ पर 2-4 जातियाँ मेन थी, जो अब उनकी कई जातियाँ बन गई है, त्रिकुटिया, नगवाण वगैरह, ये ऐसी कुछ जातियाँ हैं। ये मूल यहाँ पर लगभग जो मेरा जो मैंने रिसर्च किया है आज, तो 3-4 ही जातियाँ लगभग थी। अब इनमें कई जातियाँ हैं और होता भी है कि बन भी रही है। तो उसमें आज इतना बड़ा भेदभाव है कि मैं तो आज ये कह रहा हूँ कि कोई व्यक्ति अगर मेरे सामने आ जाए कि भाई तू झूठ बोल रहा है, तो मैं उसको बता सकता हूँ। आज भी ये है कि हमारे जो औजी जो दास होते हैं, हमारे औजी दास हैं, इनमें जो जातियाँ हैं जो मैंने कुछ नोट की है, तो इनमें जो है ये डोडिया, अमलवाण, दसेटा, नगवाण, मुनेठा, खंडेलवाल, खंडुड़ी जिनको खंडुड़ा भी कहते हैं, काबेठा, आर्या, बेदवाल जिनको बेड़ा भी कहा जाता है, ये जातियाँ हैं। इनके रिश्ते आपस में ही होते हैं। अब तो ये ऐसा है कि लगने भी लगे, इधर उधर कोई जो है तो किसी का प्रेम विवाह भी हो रहा है। ये जातियाँ आपस में ही रिश्ते करती है। अब आता हूँ मैं दूसरी जाति पे। ये हमारी वो जात है जो मिस्त्री, जिनको ओड भी कहा जाता था। तो ये जातियाँ हैं। अब ये इनमें आगे जैसे रुड़िया हो गया, कुमार हो गया, परी हो गया, शाह हो गया, भुजवाण आदि, ये जाति जो मैंने आपको ऊपर बताई, ये अपने को ये कहते हैं हम थोड़ा बड़ी जाति है। अब उसके बाद इनके रिश्ते इन्हीं में होते हैं जो मैं कह रहा हूँ, ऊपर नीचे नहीं होते हैं। अब आते हम एक जात हमारे यहाँ जो है, जो कोली है, वो शुरू से ही जब हमने देखा अपने नाम के आगे सिंह ही लगाते थे, सिंह ही लगाते थे। जब तक हमें, आज मेरी जो है 55-56 साल की उम्र मेरी भी हो गई है और बहुत अच्छे हमारे सबसे संबंध भी हैं। तो ये अपनी ही बिरादरी में रिश्ता करते हैं। अब क्या है कि अब इनके जैसे थोड़ा बहुत रिश्ते हो रहे हैं, जैसे नाथों में हो रहे हैं, मंतवाणों में हो रहे हैं, तो इनमें ऐसे कुछ रिश्ते आपस में हो रहे हैं। ये भी बाहर नहीं लगाते हैं रिश्ते। अब उसके बाद अब आते हैं हम, एक हमारी चौथी जात है। अब मुझे नहीं बोलना है उसमें ज़्यादा, क्योंकि समाज को हम सुधारने की बात कर रहे हैं। तो इनका एक मैं मोची ही कहूँगा। इनमें से कई जाते हैं, जैसे त्रिकुटिया हो गया, नगवाण भी मैंने कहा, लेकिन नगवाण में अलग अलग भी जातियाँ इनमें। नगवाण हो गया, सिंगवाण हो गया, सरकेटा हो गया, सिरवाल हो गया, स्नेह हो गया, कई अन्य जातियाँ भी हैं, मैंने मिन जातियाँ की। तो इनके रिश्ते आपस में ही होते हैं, कहीं बाहर नहीं होते हैं। तो हमें सबसे पहले, आज जो इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, हमें सबसे पहले ये इन जाति प्रथा को, ये छुआछूत को समाप्त करने का काम
पहले सबसे पहले हम तो कर ही नहीं अपनी तरफ से, हम तो इनके घरों में जाते हैं। अभी हमने ढूंग में जो है, जब हमारे अपने शिक्षा मंत्री जी थे पांडे जी, तो ढूंग गए थे, रात का भोजन जो है, तो ढूंग के जो पूर्व प्रधान थे गुमान लाल जी, उनके घर में भोजन हुआ सब लोगों का। आज से 7-8 साल पहले की बात है ये। सब ने रात को भोजन भी किया, रात को गुमान लाल जी के घर में वहीं जो है तो सोए भी रहे सारे लोग, मंत्री जी वहीं सोए रहे। तो ऐसा नहीं है कि समाज सुधारने का काम कर भी रहे हैं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं आज आप लोगों को कह रहा हूँ कि ये छुआछूत हमारे में नहीं थी, इसलिए हमें ये छुआछूत आपस में नहीं करनी है। हम सब एक हैं, हमारा खून सबका एक है, हमारा DNA सबका एक है। हमें इस बात को नहीं करना है, छुआछूत हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो अब जो लोग आज हमें दलित विरोधी बताते हैं, अनुसूचित जाति विरोधी बता रहे, मैंने आपके चैनल के माध्यम से ये बात इनको रख दी। अभी मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ जी। इन जो अनुसूचित जातियों में एक रिश्ता होता है, एक लड़का लोहार का होता है, नाम है, लेकिन किसी की उस पर प्रतिष्ठा पे ठेस पहुंचाना ठीक नहीं है। वो अपने जो बेदवाल हैं, जिनको हम बेडक कहते हैं, उनकी लड़की से शादी करता है। उसके बाद उस लड़के को उसका इनके समाज ने, जो लोहार समाज है, बहिष्कार किया। आज वो लड़का विदेशों में है, इनसे अच्छी कंडीशन में है, लेकिन आज वो घर नहीं आता। लड़का बहुत इंटेलिजेंट था, उसका परिवार भी बहुत अच्छा है। तो उसने अपना मन बनाया, ये सोचा कि चलो मैंने अगर कहीं रिश्ता कर दिया और मेरे वजह से तुम गांव वालों को यदि दिक्कत हो रही है तो मैं आज भी घर नहीं आऊँगा। आज भी वो घर नहीं, आज भी विदेश में है और बहुत अच्छी जगह पे है। तो मैं आज भी ये कह रहा हूँ, ये समाज कहाँ जा रहा है? यदि अगर प्रेम प्रसंग का यदि किसी भी जाति और धर्म में करता है तो हमको उसका बहिष्कार नहीं करना है। आज इसका खामियाजा हम भुगत रहे हैं। हमारे जो लोग कभी जो हैं तो हिंदू धर्म को छोड़कर, ये सनातन धर्म को छोड़ करके, जिन्होंने डर के मारे हो या जैसा भी हो, उन्होंने जो है तो मोमडन धर्म अपनाया था, वो अपने धर्म में वापस आना चाह रहे थे, लेकिन हमारे लोगों ने उनको वापस नहीं आने दिया। तो ये तो सबसे बड़ी बेडमना है। अभी आपने देखा होगा, मैं तो सब लोगों को, अभी आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ से 2 महिलाएं भाग करके गई थी। मैं पुलिस प्रशासन का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। वो गए, दोनों महिलाओं को लाए, मैंने दोनों परिवारों को समझाया कि देखो यदि अगर तुमने, अगर उनकी गलती हो गई छोड़ने, आज वो 5-5, 6-6 साल हो गए, दोनों बहू घर में खा कमा रही हो। तो हम क्या करते हैं, अपने लड़के का तो दोस्त देखते हैं और दूसरे की बहू को क्या करते हैं, कहते हैं कि एक दिन घर से बाहर चली गई, उस पर दोष मरना शुरू कर देते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको भी देखो, समाज में इधर उधर घूमने का उनको भी अधिकार है, और उनसे अगर गलती हो, पहले तो गलती नहीं होनी चाहिए। मैं समाज को ये कह रहा हूँ, गलती नहीं होनी चाहिए। यदि किसी ने गलती कर भी दी तो हमें उस गलती को थोड़ा क्षमा करना चाहिए। आपने इसके बारे में विस्तार से बताया कुमाई जी। मैं थोड़ा ये चाह रहा हूँ कि अब आपको क्या समाधान लगता है इस मसले का, कि जो ये प्रकरण बहुत ज़्यादा बिगड़ रहा है, स्थिति बिगड़ रही है इसमें, तो इसमें आप क्या देखते हैं कि क्या समाधान है इसका? इसमें दरअसल में, क्योंकि थोड़ा सा मैं रोक रहा हूँ आपको, क्योंकि इसमें उनका, मैं परसों अभी वीडियो देख रहा था, जब प्रशासन ने जो है भीम आर्मी को नरेंद्र नगर में रोका हुआ था, तो वहाँ पर वो बाकायदा दिखा रहे थे कि कुछ स्थानीय लोग हमारे साथ में, प्रतापनगर के स्थानीय लोग भी उनको लेने वहाँ तक गए थे, और उनके बाकायदा वो वीडियो फुटेज भी जारी कर रहे थे। तो हमारे लोग भी उनके साथ में हैं। और फिर हम जब सोशल मीडिया पर टिप्पणियां देख रहे हैं तो काफ़ी लोग उनका समर्थन कर रहे हैं कि भाई ये आ रहे हैं। तो ओवरऑल आप इसका क्या समाधान देख रहे हैं कि अब दरअसल में मैं ये देख रहा हूँ, जो मैंने आज तक देखा, कि ये जो भीम आर्मी के जो लोग हैं, ये हमारे लोगों को गलत तरीके से भकला रहे हैं। और उनको ये लग रहा, जो इनके बहकाव में आ रहे हैं, उनको ये लग रहा कि शायद हमारा जो सवर्ण समाज है हमारा साथ नहीं दे रहा है। जबकि पीढ़ियों बीत गई हमारी यहाँ, इन पहाड़ों में, इन कंदराओं में पीढ़ियाँ बीत गई। आज तो साधन हो गए हैं गाड़ियों के, पहले साधन नहीं हुआ करते थे, और हम एक दूसरे से अलग नहीं हैं। हमारे यहाँ जब तक हमारा औजी नहीं आएगा ढोल दमाओं को लेकर के, हमारी बारात नहीं जाएगी। हमारा जो लोहार है, जब तक वो दरांती लेकर के नहीं आएगा, तब तक हमारा कहीं खेती का कार्य नहीं होगा। बिल्कुल। तो हमारी जो संस्कृति है एक दूसरे से मिलती है, और एक दूसरे के प्रति बड़े वफादार हैं। अब कुछ लोगों ने, मैंने आपको बताया, हर समाज में और हर वर्ग में कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जो कि आग लगाने का काम करते हैं। तो मैं उन
असामाजिक तत्वों को ये कहना चाह रहा हूं कि आप यदि गलत बयानबाजी करेंगे और गलत किसी के प्रति बोलोगे तो भुगतने के लिए भी तैयार हो। हम गलत व्यक्ति का बिल्कुल समर्थन नहीं करेंगे। और मैं आज एक चीज़ और बता रहा हूं, जितना मुझे अनुभव है, ये जो केतन लाल के पिताजी हैं ये बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। उन्होंने साफ कहा कि प्रशासन मेरा पूरा सहयोग कर रहा है, लेकिन कुछ लोगों ने इसमें अपना हित देख करके और कुछ लोगों ने आग लगाने का काम किया है। मेरी नज़रों में मैंने आज भी उनको चयनित कर रखा है, वो आने वाला समय बताएगा। वो तो अपना भविष्य देख रहे हैं कि इसी में हमारा भविष्य है, लेकिन आग लगाने का काम यदि किया है तो कुछ व्यक्तियों ने किया है जो भीम आर्मी वालों को बुलाने गए, जो यहाँ गए। अब मैं आपको बताता हूँ कि एक बेलुंता के प्रधान जी हैं, बिल्कुल हाँ, उनका वीडियो भी आया था। बेलुंता के प्रधान जी हैं, वो कहते हैं कि ये हमें मार देंगे, गोली मार देंगे, लट मार देंगे। आज वो भीम आर्मी वालों को लेने गए बाकायदा। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं बेलुंता के प्रधान जी को, वो जो मेरी बातें सुन रहे हैं उन तक पहुंच रही है, उनको बता दूं कि आज से लगभग, इतना ध्यान तो नहीं है पूरा क्योंकि मैं तारीख नोट करता हूं, लेकिन इस समय मेरे पास नहीं है। बेलुंता का एक लड़का है, मेरे ख्याल से उसका नाम विजय है, वो कोऑपरेटिव बैंक में था या किस चीज़ में था, वो नई टिहरी में था वो। अच्छा। वो सुबह अपने घर से जाता है और वो खांडखाला में, जहाँ पे ये कुछ मंदिर है वहाँ पे उसके लगभग इर्द गिर्द में, उसको एक व्यक्ति, जो व्यक्ति मोमडन व्यक्ति था, वो फर्नीचर का काम करता था। उस व्यक्ति की गाड़ी इतनी तेज थी कि उस व्यक्ति ने इसकी गाड़ी ठोक दी। इसके गाड़ी के टायर टूर सब फट गए, ये सड़क से बाहर गिर गया। सड़क से बाहर गिर गया तो वहाँ पर जब हम जा रहे थे यहाँ से, हमने देखा यहाँ सड़क से बाहर कोई गिरा, ये रो रहा है, इसकी टांगे टूंगे जो भी बेचारे की चोट लगी, फ्रैक्चर हुई, जो भी था, ये वहाँ पे रो रहा है। उसके बाद इतने में और लोग भी आ गए, उस आदमी को बिठाया, गाड़ी तो उसकी ख़त्म हो गई थी। उसके बाद हम लोग उस व्यक्ति के ढूंढ में चले गए। हमने कहा इसको पकड़ो। वो डैम क्रॉस कर गया था, उसका जो टायर पंचर हो गया। अब टायर पंचर ना होता तो हम पकड़ ना पाते, लेकिन उसका टायर पंचर हो गया। उस व्यक्ति को हम पकड़ करके ले गए। इस व्यक्ति को, जो विजय, शायद विजय था उसका नाम लड़के का, अब इतना पूरा नहीं है, लेकिन उसी बेलुंता गांव का है, अनुसूचित जाति का व्यक्ति है। उसके बाद हम उस व्यक्ति को ले गए डॉक्टर के पास। उस व्यक्ति ने क्या किया कि जो व्यक्ति मुसलमान था, फर्नीचर का काम, उन्होंने सारे हिंदुओं को इकट्ठा कर दिया हमारे खिलाफ। अच्छा। वो लोग हमारे ऊपर ही आरोप लगाने लगे। देखो, वो व्यक्ति हॉस्पिटल में पड़ा, अनुसूचित जाति का व्यक्ति, और ये सारे इकट्ठे होकर के हमारे ऊपर आ गए। अब हमने देखा कि हाँ मुसीबत हो गई, हमने थाने को फ़ोन कर दिया। थाने को फ़ोन कर, थाने वाले आए, थाने वाले उठा करके ले गए। उसके बाद जो है तो थाने में 12 बजे रात उस चीज़ का निर्णय हुआ। उसके बाद मुरारी लाल खंडवाल, जो इस प्रताप नगर के एक अनुसूचित जाति के बड़े चेहरे हैं, वो भी आए, उसके पिताजी आए। तो शायद कहीं ना कहीं से दबाव आया, तो ये लोग बोलने लगे कि छोड़ दो इसको। हमने कहा नहीं छूटेगा, इसका जितना खर्चा है देना पड़ेगा। उसके बाद आज चैनल के माध्यम से करें, उस लड़के को 40,000 रुपये दिलाई। तो किसके लिए दिलाई? उसकी गाड़ी ख़त्म हो गई थी, उसका चलना फिरना जो है, उसकी टांग जो है फ्रैक्चर हो गई थी। तो वहाँ से बाकायदा जो है थाने में डॉक्टर को बुलाया गया, जो डॉक्टर उसका इलाज करा था। उन्होंने कहा साहब इसकी फिंगर नहीं चल रही है। अब वो अपनी भाषा में उन्होंने समझाया। बिल्कुल। तो वहाँ पे उस व्यक्ति को 40,000 रुपये, यदि अगर वो व्यक्ति भी कहीं देखे तो वो व्यक्ति भी इस पर कमेंट कर सकता है। तो हमारा तो समाज के प्रति ये दायित्व रहता है कि समाज में आज भी हम, कई लोग हमारे यहाँ अपने यहाँ ढूंढ के हैं, कई लोगों की आरसी कट गई थी, किसी को 2,000 दिए, किसी को 5,000 दिए, किसी को 4,000 दिए, लेकिन हमने आज तक कभी नहीं बोला, क्योंकि वो मेरे अपने हैं। बिल्कुल, सारा समाज मेरा अपना है। अभी जो है तो 22 तारीख के पेपर में है, उत्तरकाशी की एक महिला है, वो भानीवाला रहती है बेचारी, उसकी स्थिति इतनी ख़राब है, इतनी ख़राब स्थिति है, माँ को उसको लकवा मार रखा है, इतनी ख़राब स्थिति है। वो एक डॉक्टर है बेचारा, उसकी उससे परिचय हुआ, उसने कहा भाई जी मैं इसके लड़के का इलाज करवा रहा हूँ। लड़का एक्सीडेंट हो गया था लड़के का, माँ उसकी जो है पोलिया से ग्रस्त है। तो ऐसी स्थिति थी। तो जिस मकान पर रहते उस मकान मालिक ने उसके बर्तन बाहर फेंक दिए। वो डॉक्टर ने बेचारे ने मदद की। एक दिन मेरे पास आया, भाई जी इतना पैसा मेरे पास नहीं है, छोटा डॉक्टर हूँ मैं, तो आप थोड़ा मदद कर लो।
तो उसका पेपर में निकालना था, कोई ज़मीन का मैटर था उसका, उत्तरकाशी से बहुत आगे है वो बॉर्डर साइड का। जी जी। तो मैंने क्या किया, परसों 5200 रुपये अमर उजाला पेपर वाले को दिए 20 तारीख को, और वो 22 तारीख के पेपर में आया। उत्तरकाशी एसडीएम कोर्ट का कोई मामला था उनका, ठीक। और 5000 रुपये मैंने उसको नगद दिया कि ले बहन जी अब क्या कर सकते हैं हम। तो हमें तो अगर कोई मिलता है, किसी को 100 रुपये, किसी को 200 रुपये, ज़्यादा हमारी भाई गुंजाइश नहीं है, लेकिन हमसे जो होता है, तो कभी कोई आता है मेरे को घर जाने, तो हम तो मदद करते रहते हैं, लेकिन हमने कभी किसी पे ताने नहीं मारे, कभी किसी पे नहीं किया। अब मैं आपको एक चीज़ और डीपली बताना चाह रहा हूँ, जो मेरे अनुसूचित जाति के भाई हैं वो भी ध्यान से सुन रहे होंगे। अब मैं किसी का व्यक्तिगत नाम नहीं लूँगा, लेकिन आज इतना बताता हूँ, अनुसूचित जाति का जो आज व्यक्ति है ओम प्रकाश जी, जो आज उत्तरकाशी के हमारे प्रभारी भी हैं, उनकी गाड़ी थी, उनकी गाड़ी में जो ड्राइवर था लगभग उसकी उम्र थी 23-24 साल। उसने सामान्य जाति की लड़की, 13 साल की लड़की को ले गया, और उसके कुकर्म थे। कई बार मैंने उसको पकड़ने की कोशिश की, लेकिन क्या था कि हम चलते थे तो हमारे साथ लोग रहते, हम नहीं करते थे, फिर किसी का बदनाम करना ठीक नहीं। एक दिन मैं अचानक, मैं आपको तारीख भी बता देता हूँ, 4 तारीख 5वां महीना 2011, मैं प्रताप नगर से आ रहा था, तो रास्ते में मैंने जो है तो देखी गाड़ी खड़ी, तो मैं नीचे उतरा। तो नीचे उतरता हूँ तो जैसे उस आदमी में नीचे उतरा अपनी गाड़ी से, गाड़ी मैंने साइड लगाए, उसने गाड़ी को मेरे ऊपर ही चढ़ा दिया, मैं नाली में गिर गया, मेरे हाथ पे चोट लग गई। उसके बाद हमने फ़ोन किया, रात को पुलिस आ गई, पुलिस के हैंडओवर हो गया। लेकिन आज वो लड़का, उसके बाद उसने यहाँ से घनसाली से छोड़ दिया। उसने कहा समाज में मेरी भी बेइज्जती हो गई है, और जिस परिवार के साथ मैंने ऐसा किया उनकी भी बेइज्जती हो गई। उसके बाद वो अपना दिल्ली निकल गया। आज उसका परिवार बस गया, बहुत अच्छा परिवार बसा है उसका। जब आया वो एक दिन मिलने आया मेरे को, 2 लड़के हैं उसके, तो ये था, लेकिन नाम नहीं बताऊंगा। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हमने तो कभी उनकी इज्जत नहीं उछाली, वो उनकी इज्जत नहीं, वो मेरी भी इज्जत थी। बिल्कुल। नादान बच्ची थी, उस बच्ची का आगे का भविष्य था, ठीक। आज जो है कई हो गए, उसकी शादियाँ हो गई, अभी कुछ दिन पहले शादी हो गई, अच्छे ढंग से शादियाँ हो गई, लेकिन हमने तो कहीं मामला नहीं उछाला। अब ये मामला तब रुक सकता है, जो आपका प्रश्न है, ये मामला कब रुक सकता है, जब हमारे जो अनुसूचित जाति के बड़े चेहरे हैं, बिल्कुल, आज मैं देख रहा हूं कि वो एक तरफा बयानबाजी करते हैं, लेकिन वो समाज को ये संदेश नहीं दे रहे हैं कि देखो मरने वाले को तो हम वापस नहीं ला सकते हैं, और जिसका बेटा मरा है उसको भी दुख है। उस जगह मैं भी होता तो मैं भी यही करता। और हमारी तो, मैंने बताया कि हमारी तो पूरी सिंपैथी उस परिवार के साथ है, और सारे लोगों की सिंपैथी उस परिवार के साथ है। तो आज इन लोगों को आगे आना चाहिए, और आगे आकर के पूरे समाज को ये संदेश देना चाहिए कि भाई आपस में भाईचारा खराब न करें। हमारे, मैंने बताया, हमारे नाते रिश्ते हैं, नाते रिश्ते हैं। आज माना जो व्यक्ति मरा, ओम प्रकाश जी, हमारे जो उत्तरकाशी के अनुसूचित मोर्चा के जो प्रभारी हैं, वो आज भी जो है तो भांजे हैं, हमारे जाति है, इसका मतलब हमारे रिश्ते नहीं है, वो भांजे हैं। उनकी माँ हमारी दीदी है, क्योंकि हमारे पड़ोसी गांव से हैं वो। बिल्कुल। तो आज भी हमारे नाते रिश्ते हैं। आज जब वो उनके बड़े ताऊ जी गुजरे, तो आज हमारा जो है तो पूरा परिवार जो है वहाँ जा रखा था, सारे लोग जा रखे थे। बिल्कुल। तो हमारे तो नाते रिश्ते हैं। और मैं आज इनसे ये कहना चाह रहा हूँ कि आप इस मामले को शांत कर सकते हैं। अपने जो हमारे जो लोग हैं, जो मुझे सुनते हैं, जो मुझे चाहते हैं, मैंने तो आज उनसे पहले भी कहा कि आप एक तो अशांति न फैलाएं, आप फेसबुक या अपने जो व्हाट्सएप पे गलत चीज़ें न करें। अब कई लोगों को मैं सुनता हूँ गाली दे रहे हैं कि तूने मेरे व्हाट्सएप पे ऐसा कमेंट कर दिया, तूने मेरे व्हाट्सएप पे ऐसा कमेंट कर दिया। देखो, मैं कह रहा हूँ, आज सब लोगों का धन्यवाद कर रहा हूँ कि यदि जो आदमी मुझे गाली भी देगा, मैं उसका जवाब कभी नहीं देता हूँ, क्योंकि लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में आदमी को अपने बात रखने की पूर्ण आज़ादी है। तो मैंने कभी किसी को पलट करके जवाब नहीं दिया। यदि मुझे कोई गाली भी देता है, मैं बड़ा खुश हो जाता हूँ। तो आज जिम्मेदारी इन लोगों पर आती है। अब एक मामला, अगर समय है आपके पास, तो मैं एक मामला और बता दूं। बता दीजिए आप शॉर्ट। अभी 2002 का प्रकरण है, 2002 का प्रकरण है, इस प्रताप नगर विधानसभा का प्रकरण है। उसमें कोऑपरेटिव के चुनाव चल रहे थे, सहकारिता के चुनाव चल रहे थे। उस चुनाव में एक व्यक्ति, नाम इसलिए नहीं बताऊंगा, ठीक नहीं है किसी का नाम बताना, लेकिन यदि कोई डिबेट में पूछ ले तो मैं बता दूंगा।
तो उसमें एक व्यक्ति उस चुनाव के सुबह टाइम पे वो किसी सामान्य जाति के व्यक्तियों के साथ चला जाता है। शाम को 5 बजे उस व्यक्ति को घर छोड़ा जाता है और सुबह वो व्यक्ति आता है, रिपोर्ट लिखा देता है कि मेरा अपहरण हुआ है। अच्छा। और मुझे जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो वहां पर 8 लोग जो निर्दोष थे, उसमें से 3 अनुसूचित जाति के लोग भी थे। 8 लोग वो तो गए कहाँ, जेल। ठीक हो गया। उसमें एक गाड़ी भी थी, गाड़ी की भी जमानत वगैरह जो भी कार्रवाई होगी। वो मुकदमा चला लगभग 8 साल तक। अच्छा। 2010 में वो मुकदमा चला, 2010 तक चला मुकदमा। लास्ट में वो व्यक्ति दर्जी का काम करता था। वो व्यक्ति बहुत परेशान होगा। हम रोज़ मिलने जाते थे उस व्यक्ति से, हमारा उस व्यक्ति से कोई द्वेष भाव नहीं था कि इसने ऐसा किया। तो हम रोज़ मिलने जाते थे। तो जब रोज़ मिलने जाते थे उस आदमी से नमस्कार करते थे। एक दिन उस आदमी ने बुलाया और कहा, भाई मैं बहुत दुखी हो चुका हूँ, मैंने बहुत बड़ी गलती की उस समय कि मैं किसी के बहकाव पे आ गया। आज ये लोग मेरे को खर्चा नहीं देते हैं, मुझे अपने खर्चे से जाना पड़ता है और जो मैं यहाँ कपड़े सिलता हूँ उससे भी मैं वंचित रह जाता हूँ। तो फिर हमने समझाया बुझाया उस आदमी को कि ठीक है, ये बातें जो भी है। उसके बाद जो भी है आपस में जो भी तालमेल है, समझौता हो गया, जो भी हुआ। उसके बाद कोर्ट के सामने वो व्यक्ति जाता है और कोर्ट के सामने कहता है कि साहब मेरा तो अपहरण ही नहीं हुआ है, 8 साल बाद मेरा तो अपहरण ही नहीं हुआ है, मैं तो अपनी इच्छा से गया था। तो उसको पूछा गया कि भाई ये तूने तो रिपोर्ट लिखा है 8 साल पहले, ये लोग तो जेल भी चले गए। उसने कहा साहब पटवारी और चपड़ासी ने, उस समय घनसाली थाना नहीं था, बोला पटवारी और चपड़ासी ने मुझे सिखाया, इनका आपस का जो मनमुटाव था और इन्होंने मुझे सिखाया और इन्होंने ऐसा किया, मैंने रिपोर्ट लिख दी। अब देखो मज़े की बात यह है, उसमें 14 गवाह तो थे उस व्यक्ति की तरफ से जिसका अपहरण बताया गया, और एक हो गया पटवारी, एक हो गया चपड़ासी। कितने लोग हो गए? 16 लोग हो गए। उस 8 साल में वो 16 के 16 लोग मरे। अच्छा। 16 के 16 लोग मरे। और जिन लोगों को अंदर रखा गया, जो लोग अंदर जिन्होंने ये यातनाएं झेली, उसमें से एक आदमी जो है तो घनसाली विधानसभा का भी है। तो जिन्होंने ये यातनाएं झेली उनमें से केवल एक आदमी मरा, अन्य लोग आज भी जीवित हैं। तो मैं आज इसलिए इस बात को बता रहा हूँ कि वो दोनों परिवार बर्बाद हो गए। और जो व्यक्ति 8 साल तक जिन्होंने मुकदमा झेला, उन्होंने पूरा एक एक पैसे का हिसाब लिखा हुआ है। 3 बार वो अपने स्टे लेने हाई कोर्ट गए। तो कहते हैं कि भाई जी हमारी 90 हज़ार रुपये हमने जो भी हुआ वहाँ दिए हैं। उसके बाद हमारा जो मानसिक संतुलन था ये भी खराब रहा। सारी जगह से हमें हानि के अलावा कुछ नहीं, हम कुछ नहीं कर पाए इन 8 सालों में। अब उसके बाद वो कहते हैं कि हमारा एक एक पैसा लिखा है, टोटल खर्चा 18 लाख रुपए का हुआ है। अब लगा लो 2002 से लेकर के 2010 तक 18 लाख रुपए बहुत मयाना रखता है। तो इस चैनल के माध्यम से मैं कह रहा हूँ, आप लोग जोश में आकर के होश न खोएं और किसी के बहकाव में ना आएं। आज केतन लाल के पिताजी हैं और वो जो व्यक्ति यशपाल या यशवीर जो पंवार है, आखिर लड़ाई इन दोनों के बीच में है और झेलना भी दोनों को पड़ेगा। हम तो एक दिन चले गए, आंदोलन कर दिया, दूसरे दिन हम अपने घर आ गए, हमने तो अपनी राजनीतिक चमका दी, बिल्कुल, लेकिन नुकसान इनका होगा। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि जो लोग इधर उधर से आकर के और जली कटी बातें कहते हैं और समाज में द्वेष की भावना फैला रहे हैं, आप अपनी द्वेष की भावना न फैलाएं और समाज को एक ऐसा अच्छा संदेश दें। मेरे पास बहुत सारे उदाहरण हैं, बिल्कुल, एक उदाहरण नहीं है मेरे पास, बहुत सारे उदाहरण हैं जिनको मैं दे सकता हूं। और आज ये कहते हैं कि उत्पीड़न हो रहा है अनुसूचित जाति का। अब मैंने आपके सामने बताया, तो इससे क्या लगता है कि उत्पीड़न किसका हुआ है? उत्पीड़न तो उनका हुआ जो 8 साल तक कोर्ट के चक्कर काटते रहे और लास्ट में जाकर के आदमी बोलता है कि मेरा अपहरण ही नहीं हुआ। तो उनको इन 8 सालों में कितना लॉस हुआ है। एक बात मैं और बताता हूं आपको, जो मेरे इर्द गिर्द के मामले उनको बता रहा हूं। 2007 का एक मामला है,
व्यक्ति अनुसूचित जाति का था, मेरे साथ था, श्रीनगर गया था। मैं किसी को कोई जनप्रतिनिधि था उसको छोड़ने गया था हॉस्पिटल में, उसने कहा कि नहीं मेरे को छोड़ने जाना पड़ेगा। मैं गया तो ये आदमी मेरे साथ गया, मेरा दोस्त था और रिश्ते में मेरा मामा लगता था। अनुसूचित जाति का लेकिन मेरा मामा लगता था रिश्ते में, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमारे नाते रिश्ते भी हैं। मेरी माँ उसी गांव से है जिस गांव का वो अनुसूचित जाति का व्यक्ति था। तो मेरे साथ बहुत अच्छा प्यार प्रेम था, तो मेरे साथ गया। उसमें इतने में क्या होता है कि 3 लोग आते हैं और बहुत अच्छे अच्छे घराने के हैं। एक प्रधान का बेटा है, एक पटवारी का बेटा है और एक एक्स फौजी है। तो एक्स फौजी मेरी गाड़ी के नज़दीक आता है और डाउन पे गाड़ी थी। जब तक मैं हैंड ब्रेक वगैरह लगाया, पत्थर वगैरह लगाया, तब तक उस व्यक्ति ने दरवाज़ा खोला और दरवाज़ा खोलने के बाद उसने कहा कि ये फलाना व्यक्ति कौन है, और वो नशे में था। तो नशे में था तो उसने उस पर हाथ नहीं मारा। उनकी वो ऐसा जैसे स्टाइल करते हैं पिक्चर में, ऐसा उठाने की कोशिश कर रहा, क्योंकि वो नशे में तो था ही, ऐसा उठाने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद जो है तो यहाँ जो है तो 2007 में अपने जो प्रताप नगर के विधायक थे विजय सिंह पंवार जी, उनका भ्रमण होता है। वो व्यक्ति जो है हमारे साथ जो है तो भ्रमण में रहा। 4 दिन बाद उसको किसी ने भगला दिया कि तो इनको फंसा। उसके बाद 4 दिन बाद उसका मेडिकल करवाता है वो आदमी। अच्छा। और मेडिकल करवाता है, इनके ऊपर केस करता है। और वही हरिद्वार से ही अब आज वो व्यक्ति भी झेल रहा है। जिस व्यक्ति ने उसको उस समय कहा कि मैं तेरे साथ हूँ, आज वो व्यक्ति भी सलाखों के पीछे है। अच्छा। तो उस व्यक्ति ने इस आदमी को भगलाया और भगला करके मुकदमा दायर हुआ। वो तीनों व्यक्ति जो हैं तो जेल गए। उसके बाद 1 साल जो है तो रिजल्ट आता है कि साहब ये तो कुछ हुआ ही नहीं था, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। तो उसके बाद क्या हुआ, उनका मान सम्मान तो आप वापस नहीं लौटा सकते हैं, नहीं लौटा सकते हैं। जो पैसा गया उनका, जो धन की बर्बादी, मान की बर्बादी, मान सम्मान गया, उसको तो आप वापस नहीं लौटा सकते हैं। तो मेरा कहने का ये तात्पर्य है, कई मामले हैं मेरे पास, मेरा कहने का ये मामला है, इस चीज़ को आगे मत बढ़ाओ। हमने कभी इसको राजनीतिक रंग नहीं दिया और आज पहली बार ये चीज़ें कैमरे के सामने आ रही है। अब जब ऐसी बात हो गई, ये जब राजनीतिक रंग दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, जाति हो रही है, अब मैंने आपको ये कह दिया कि जाति और अन्याय किसके साथ हो रहा है। बिल्कुल। और अभी मैं आपको एक चीज़ और भी बता रहा हूँ कि दरअसल में कुछ लोग हैं जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, आज वो मुझे ये देख रहे हैं कि ये बहुत गलत बोलता है, अरे बहुत गंदा आदमी है। आज मुझे कहते हैं कि ये बहुत गंदा आदमी है, क्योंकि मैं सच्चाई बोल रहा हूँ। बिल्कुल। मैं सच्चाई बोल रहा हूँ और सच्चाई जो है तो सबके सामने ला रहा हूँ। और तब ला रहा हूँ कि बोलने का, मैंने आपको पहले भी कहा कि सच बोलने के लिए तो हिम्मत चाहिए, झूठ तो जैसा मर्जी वैसा फैलाओ। बिल्कुल। तो ये बातें सारी आ रही है। तो कोई कह रहा, जो प्रताप नगर की अभी आपने बात पूछी, कि ये जो लड़की के बारे में भी है कि उस लड़की की माँ को अब याद आ रही है, कई सोशल मीडिया पे गाली भी दे रहे हैं, उस लड़की की माँ को अब याद आ रही है कि तुमने इसका मेडिकल क्यों नहीं करवाया। देखो, उस लड़की की माँ ने, अब ये मैं नहीं जानता हूँ कि कुछ उस लड़की के साथ हुआ या नहीं हुआ, लेकिन लड़की की माँ जो है थाने में कहती है, थाने में जो FIR देती है उसमें कहती है कि मेरी बेटी के साथ जो है दुराचार हुआ है, ये 2 लड़के आए हैं। लेकिन दुर्भाग्य देखो कि आज तक उसके बाद वो जब लमगांव थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं होती है, उसके बाद वो लोग जो है तो नई टिहरी गए, जिलाधिकारी जी को मिले, उनकी वहाँ की रिसीविंग है, SSP को मिले, वहाँ की रिसीविंग है, और आज भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। देखो, अब निसाब तो करेगा कोर्ट, ये तो हम तो करेंगे नहीं, हम कितना भी हल्ला कर दें। बिल्कुल बिल्कुल। निसाब तो कोर्ट को करना है, कोर्ट के माध्यम से होगा। और कोर्ट के माध्यम से जो होगा, तो हमें तो न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है और होना भी चाहिए। बिल्कुल। न्यायपालिका जो फैसला देती है वो तथ्यों के आधार पे देती है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अगर कोई महिला आरोप लगाती है, बालिका 14 साल की है, आरोप लगाती है, एक तो चलो केतन लाल को हम मानते हैं कि वो भी नाबालिग था, ये बेटी भी नाबालिग है, लेकिन एक व्यक्ति तो उसमें बालिग था। बिल्कुल। तो दुर्भाग्य है, देखो लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही है कि आज तक उसकी FIR नहीं होती है। भाई, एक तरफ तो हम कहते हैं कि हमारे यहाँ बेटियों की कमी हो गई है, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ,
और एक तरफ का रिपोर्ट दर्ज न होना, ये भी कहीं न कहीं शक के दायरे में है। बिल्कुल। काफ़ी लंबी बातचीत आपसे हो गई है। मैं एक टॉपिक पे आपसे थोड़ा सा और जानना चाहता हूँ कुमाई जी, संक्षिप्त में आप थोड़ा सा उस पर, क्योंकि ये मामला काफ़ी लंबा खींचा। एक जो मिशनरियों का जो धर्म परिवर्तन का जो मुद्दा आप काफ़ी टाइम से उसको उठाते हैं, हमने घनसाली तक में देखा आपको उसको उठाते हुए, तो ये इस पर क्या कहना है आपका? दरअसल में मैं आपको एक चीज़ बता दूं, कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कोई भी मामला हो, चाहे वो प्रताप नगर का ही मामला देख लीजिए, अपने आप कोई नहीं आता है, कहीं ना कहीं गलती हमारी भी है और हमारे समाज की भी गलती है। अभी आपने देखा कि यहाँ पर अपना एक लड़का है, अब नाम भी बताना ठीक नहीं है, बिल्कुल, अनुसूचित जाति का व्यक्ति है, और उस व्यक्ति ने मिशनरियों के बगल में मकान बना रखा है जहाँ उनका फील्ड है जी। अब वहाँ उसने मकान बना रखा है, तो मिशनरियों ने क्या किया कि वहाँ बाउंड्री डाल दी। अब बाउंड्री डाल दी तो उसके बाद जो है तो उसने कई लोगों को फ़ोन किया, कोई नहीं गया, क्योंकि एक दफ़े अपने जो यहाँ के विधायक थे भीमलाल आर्य जी, वो वहाँ पे धरने पे बैठे थे, तो लोग उनके विरोध में उतर गए थे। तो लोगों को ये लगता था कि जब विधायक के ही विरोध में लोग बैठ गए तो हम जाएंगे तो हमें तो खदेड़ेंगे। बिल्कुल। उसके बाद जैसे मुझे फ़ोन आता है, मैं तुरंत गया, मेरे साथ एक अनिल नेगी जी हैं, उनका मकान भी वहीं पे नज़दीक है जी। वो गए, हम दोनों व्यक्ति धरने पे बैठ गए। दीवार चल रही थी, हमने कहा भाई यहाँ से ये दीवार तब तक नहीं चलेगी जब तक जो इसका निसाब नहीं हो जाता है। मैं बाकायदा नक्शा लेकर के वहाँ पे गया। उसके बाद यहाँ पे पूरा प्रशासन जो है वहाँ पे आया, पूरे नक्शा लेकर के आया, मेरे पास में नक्शा था, पटवारी गया, सब गए, एसडीएम चौहान जी थे उस समय यहाँ, तो चौहान जी वहाँ पे गए। तो बाकायदा देखा गया कि भाई एक चीज़ बताओ, पहले जो मिशनरी हैं ये बताओ, तुमने तो यहाँ पे जो बिल्डिंग खड़ी कर रखी है 380 नंबर है उसका, वो मैं आज भी याद है, क्योंकि मुझे तो ज़मीनों का मामला तो आज भी याद रहता है, या कोई मामला हो गया मेरे दिमाग में फीड हो गया, तो उसमें उन्होंने 380 नंबर में, आज भी वो नंबर सरकारी नंबर है, उन्होंने उसमें अपनी बिल्डिंग बना दी। तो कौन बोल रहा है उनके खिलाफ? दूसरी चीज़ हो रहा है कि वहाँ पर PWD द्वारा कुछ ज़मीन एक्वायर की जाती है, और एक्वायर करने के बाद वो ज़मीन फिर उन्हीं व्यक्तियों के नाम रहती है जो नौटियाल परिवार है। नौटियाल परिवार उस ज़मीन को बेचता है पुरवाल लोगों को, और पुरवाल लोग मिशनरियों के नाम जो उस ज़मीन की रजिस्ट्री कर देते हैं। तो मैंने तो चैनल के माध्यम से कहा, कोई व्यक्ति तो मुझे ललकारे कि भाई तूने कहा है, ला मेरे पास कागज ला दिखा, लेकिन यहाँ तो सब सो रखे हैं, शासन हो प्रशासन हो सब सो रखे हैं। तो मिशनरियों का तो इस प्रकार से है। फिर उन्होंने 9 नाली कुछ ज़मीन है वहाँ पे, 9 नाली के लिए उन्होंने पट्टा अप्लाई कर रखा है। तो भाई तुम एक चीज़ बताओ, पहले यहाँ के जो मूल हैं उनको तो पट्टा मिल नहीं रहा, और तुम्हें पट्टा कैसे मिल रहा भाई? बिल्कुल। तो उस पर भी उनका कार्रवाई करा। इनका तो केवल एक चीज़ है मिशनरियों का कि ज़मीन कब्जा करो, और ज़मीन कब्जा करने के बाद जो है तो इनका धर्म परिवर्तन कराओ, और धर्म परिवर्तन करने के बाद इन्हीं के आदमियों को इन्हीं से भिड़ाओ। तो इन्होंने तो एक सूत्रीय कार्यक्रम बना रखा है। तो मेरा तो शासन और प्रशासन से ये निवेदन है कि इन पे निगरानी रखे। इतवार के दिन इनका जो है तो वहाँ पूरा मेला लगता है, ये उनको पैसा देते हैं, प्रलोभन देते हैं, और उस तरीके से इनका धर्म परिवर्तन करवाते हैं। मेरा अपना तो एक मानना है, मैं तो पहले भी बोल रहा, आज भी बोल रहा हूँ कि सरकार को ऐसा अध्यादेश पारित करना चाहिए कि जो सनातनी की ज़मीन है, सनातनी की ज़मीन कोई अन्य व्यक्ति ना खरीद पाए, क्योंकि सनातनी के तो एक बच्चे हैं, आगे वंश तो बढ़ा ही रहे हैं। अब तो कोई कह रहे हैं कि हम, पहले चलता था कि हम 2 हमारे 2, अब कह रहे हैं कि हम 2 हमारा 1, और कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि हम शादी नहीं करते हैं। तो मेरा तो ये मानना है कि यदि अगर हिंदुओं की ज़मीन यदि कोई अन्य व्यक्ति नहीं खरीद पाएगा तो ये मामला अपने आप ही रुक जाएगा, अपने आप ही रुक जाएगा। तो सरकार को ये अध्यादेश लाना चाहिए। जो हमारे क्षेत्र के नेता हैं जिनको हमने चुन करके विधानसभाओं में भेजा है, उनको ये बात उठानी चाहिए। इससे हो क्या रहा है कि हमारे पड़ोस में ही ये ज़मीन लेते हैं और वहीं ये जिहाद फैलाना शुरू कर देते हैं, चाहे वो मिशनरी हो चाहे वो विशेष समुदाय के लोग।
वहीं वो जिहाद फैलाना शुरू कर देते हैं। अभी आप देखते हैं, चाहे वो थूक का मामला, जिहाद का मामला हो, लैंड जिहाद का मामला हो, यहाँ तक कि डॉक्टर भी जिहाद कर रहा है, यहाँ जो पुलिस में वो वहाँ जिहाद कर रहा, जो बड़े पदों पे चले गए वो वहाँ जिहाद कर रहे हैं। उनका एक सूत्रीय कार्यक्रम है कि हमने सनातन को ख़त्म करना है। उनका तो एक सूत्रीय कार्यक्रम है, और हमारा केवल एक सूत्रीय कार्यक्रम करके हमने पैसा कमाना है। हमारा कोई दूसरा एजेंडा नहीं है, हमने पैसा कमाना है। इसलिए हर सनातनी को इस बारे में भी सोचना पड़ेगा कि हमारे साथ क्या अन्याय हो रहा है और क्या ये हो सकता है। कुमाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने सभी मुद्दों पे जो है काफ़ी बेबाकी से, जिस बेबाकी के लिए आप जाने जाते हैं उस बेबाकी से अपनी बातें रखें। आपने हमारे लिए समय निकाला, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपके, और सब लोगों को जो इस चैनल को देख रहे हैं उनको लिए भी मेरा प्रणाम और धन्यवाद सब लोगों के लिए। और यदि मेरे मुखारबिंद से कोई शब्द गलत निकल गए होंगे तो उसके लिए मुझे क्षमा कर देना।